आपने गलत नहीं सुना, क्या अंकल और आंटी सेकंड वास्तव में जू परिवार की चौथी शाखा के साथ विवाह गठबंधन बनाने के लिए सहमत हुए थे। दाओ हुआ ने आश्चर्य से वांग मनमन की ओर देखा। वांग मैनमैन ने जल्दी से सिर हिलाया, यह सच है, मैंने इसे अपने कानों से सुना है, मुझे लगता है कि अब भी दूसरी मैडम और दूसरे मास्टर ओल्ड मैडम के आंगन में इस मामले पर चर्चा कर रहे हैं। बोलते बोलते वह मुस्कुरा दी। यह कल मिस जू द्वारा की गई आपकी तारीफों के कारण होगा, जिसे अंकल सेकंड ने सुन लिया था, इसलिए वह आज सुबह सुबह सेकंड मास्टर और सेकंड मैडम को ढूंढने गए थे। दाव हुआ की अभिव्यक्ति कुछ हद तक निराशाजनक थी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा भाई अपने कार्यों में इतना कुशल होगा, इतनी जल्दी आंटी सेकंड को इस शादी के लिए राजी कर लेगा, उसकी अनुनय कौशल वास्तव में मजबूत है। वांग मैनमैन ने हंसते हुए कहा, क्या यह सच नहीं है? सेकंड मैडम पहले इस गठबंधन के सख्त खिलाफ थी, लेकिन अंकल सेकंड ने उनसे बात करने के बाद वह वैसे ही सहमत हो गई। यह वास्तव में सच है कि एक माँ अपने बेटे को ना नहीं कह सकती। जब दाओहुआ ओल्ड मैडम के आंगन में गया तो उसने ओल्ड मैडम यान को मैडम ली से यह कहते हुए सुना, कुछ दिनों में यह जी गाओ का जन्मदिन होगा। झू परिवार को एक कार्ड भेजें। एक बार झू की चौथी पत्नी आएगी, हम मिस झू के जन्म का विवरण लेंगे और दूसरे मास्टर और उनकी पत्नी के साथ शादी की तारीख पर चर्चा करेंगे। मैडम ली ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं हर चीज में माँ के निर्देशों का पालन करूंगी। जिंगझोउ में प्रीफेक्चुरल प्रशिक्षक झू का घर। श्रीमती झू के लौटने के बाद उन्होंने प्रीफेक्चुरल प्रशिक्षक झू को यान परिवार की अपनी यात्रा के बारे में बताया। प्रीफेक्चुरल इंस्ट्रक्टर झू को यह सुनने पर कि यान परिवार झू को पसंद नहीं करता, उसे दुख हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। हालांकि चौथी मैडम झू और झू कियुन काफी निराश थे। कबीला कड़ी मेहनत कर रहा था और कबीले के कुछ बुजुर्ग झू कियुन की शादी एक शक्तिशाली व्यक्ति से करके सामाजिक सीढ़ी पर चढ़ने के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहते थे। जब चौथी मैडम झू वापस लौटी तो अपनी बेटी की शादी की चिंता के कारण उनके मुंह के आसपास बुखार के कई छाले भी हो गए थे। झू कियुन ने इस्तीफा दे दिया और अपनी मां को सांत्वना देती रही, मां, मुझे अब पति के साथ बूढ़े होने का विचार पसंद नहीं है। आइए पिंगजोउ के मजिस्ट्रेट के परिवार पर विचार करें। उनके परिवार में शादी करने से आखिरकार मेरे भाई के करियर की संभावनाओं को फायदा होगा। चौथी मैडम झू के चेहरे पर कड़वाहट की झलक दिख रही थी, क्योंकि उनके मन में कबीले नेता की पत्नी के प्रति तीव्र आक्रोश था। यदि यह कबीले नेता की पत्नी की मंगनी के लिए नहीं होता, तो उसकी बेटी की सगाई जून परिवार से कैसे हो सकती थी? अब जब जून परिवार ने खुद को शर्मसार कर लिया है, तो कबीले नेता की पत्नी ने उनकी मदद करने से इनकार कर दिया, यह देखते हुए कि उसकी बेटी को कबीले के सदस्यों द्वारा आग के कुंड में धकेला जा रहा था। चौथी मैडम झू ने झू कियुन का हाथ कसकर पकड़ लिया, डरो मत, मैं तुम्हें कभी भी एक मूर्ख से शादी नहीं करने दूंगी। मैं यह मानने से इनकार करती हूँ कि परिवार की सभी किताबें आपके दहेज के रूप में पेश करने से हम आपकी शादी के लिए एक सभ्य परिवार नहीं ढूंढ पाएंगे। झू कियुन ने तुरंत हस्तक्षेप किया, माँ, मुझे पता है कि आप मुझसे प्यार करती हैं, लेकिन आपको मेरे भाई के बारे में भी सोचना होगा। यदि आप मेरे पिता की संपत्ति दहेज के रूप में दे देंगी, तो जब मेरा भाई पत्नी की तलाश करेगा तो उसके लिए शादी के लिए कौन से अच्छे उपहार बचेंगे? चौथे मैडम झू ने कहा, आपका भाई एक पुरुष है, भले ही वह एक अनपढ़ महिला को पत्नी के रूप में लेता है, जब तक वह कड़ी मेहनत करता है, उसके पास अभी भी चीजों को बदलने का मौका है। लेकिन यह आपके लिए अलग है। एक महिला के लिए जीवन स्वयं कठिन है। आपकी रक्षा के लिए एक अच्छे पति के बिना वह जीवन कैसा होगा? एक मूर्ख अपना ख्याल भी नहीं रख सकता, केवल आपके लिए अंतहीन परेशानी लेकर आता है। मैं आपको अग्निकुंड में गिरने नहीं दूंगा। झू कियुन की आंखें तुरंत लाल हो गईं, और वह मैडम झू चौथी के कंधे पर झुककर रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका भाग्य इतना क्रूर होगा। अपनी बेटी को इस तरह देखकर चौथी मैडम झू भी चुपचाप आंसू बहाती रही। इससे पहले कि मैडम झू चौथी बार फिर से झू कियुन के लिए संभावित प्रेमी तलाशती, झू परिवार से दूसरे कबीले के बुजुर्ग जिंगझोउ पहुंचे। पिंगझू के प्रीफेक्चुरल गवर्नर की पत्नी ने संदेश भेजा है, उसने कहा, कियुन के बारे में बहुत सोचते हुए आपको तैयार हो जाना चाहिए, और कल आप शादी की व्यवस्था के विवरण को अंतिम रूप देने के लिए मेरे साथ पिंगझू जाएंगे। यह सुनकर झू परिवार की चौथी मैडम अब उचित शिष्टाचार और मर्यादा बनाए नहीं रख सकी, और तुरंत लाल चेहरे और कानों के साथ दहाड़ी, जब तक मैं मर नहीं जाती, मैं कभी भी कियुन से शादी करने के लिए सहमत नहीं होऊंगी। जैसे ही दूसरे कबीले के बुजुर्ग ने चौथी मैडम की हालत देखी, उसकी अभिव्यक्ति बहुत बदसूरत हो गई। चौथी बहू, अपने आप को देखो, अब तुम कैसी दिखती हो? चौथा बेटा मर चुका है, और जून हुई अभी तक परिवार को संभालने में सक्षम नहीं है।
हमें कियुन के विवाह के मामलों पर निर्णय लेने का अधिकार है। चौथी मैडम का शरीर हिल गया और वह दूसरे कबीले के बुजुर्ग के सामने घुटनों के बल गिर पड़ी। अंकल, आपने कियुन को बड़े होते देखा है, आप उसे आग के गड्ढे में छलांग लगाते हुए कैसे देख सकते हैं? कृपया मुझे थोड़ा और समय दें, मैं निश्चित रूप से जू परिवार की अन्य लड़कियों को कोई परेशानी पैदा किए बिना बहुत जल्द कियुन के लिए एक अच्छी शादी ढूंढूंगा। दूसरे कबीले के बुजुर्ग ने गुस्से में कहा, क्या हमने आपको थोड़ा समय दिया है? पांचवें भाई की बेटी शादी की बात कर रही है, उसकी कोई बड़ी चचेरी बहन नहीं हो सकती जिसकी घर पर सगाई हो चुकी हो और फिर सगाई टूट गई हो। चौथी मैडम गुस्से में थी, मेरे छोटे भाई की बेटी की खातिर क्या हमें अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करनी होगी? क्या वह थोड़ी देर और इंतजार नहीं कर सकती? दूसरे कबीले के बुजुर्ग ने दरवाजे पर खड़े जू कियुन पर नजर डाली, चुपचाप आंसू बहा रहे थे और फिर चुप रहे। दोष देने के लिए कोई केवल कियुन के दुर्भाग्य को दोष दे सकता है। चौथी मैडम क्रोधित हो गईं, क्या यह मेरी बेटी का दुर्भाग्य है? स्पष्ट रूप से यह कबीले नेता की पत्नी है। शुरू में मैं उसे इतनी जल्दी जून परिवार में शामिल करने के लिए सहमत नहीं थी। यह वह थी जिसने जून परिवार को एक अच्छा परिवार होने का दावा करते हुए मुझे आश्वस्त करने के लिए अपनी छाती थपथपाई थी। अब जब जून परिवार ने अपमानजनक कृत्य किया है, तो वह पीछे हट गई है। आप उसे दोष क्यों नहीं देते? कबीले का दूसरा बुजुर्ग भी क्रोधित हो गया। चौथी बहू, मुझे लगता है कि तुम और अधिक पागल हो रही हो। तुम्हें यह भी पता नहीं है कि क्या कहा जाना चाहिए और क्या नहीं। क्या तुम अब भी कबीले में रहना चाहती हो? चौथी मैडम को अब किसी और बात की परवाह नहीं थी, ऐसे परिवार में रहने से क्या फायदा? आप हमें सिर्फ इसलिए धमका रहे हैं क्योंकि हम अनाथ और विधवा हैं। अगर बूढ़े मालिक को अंडरवर्ल्ड से पता होता कि आप उसके बच्चों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, तो वो शायद जू परिवार के पूर्वजों को अब स्वीकार नहीं करना चाहेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कबीले का दूसरा बुजुर्ग इतना गुस्से में था कि उसकी दाढ़ी में बाल आ गए और उसने कांपती उंगलियों से चौथी मैडम की ओर इशारा किया। चौथी मैडम को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खोते देख जू जियाओयू ने तुरंत हस्तक्षेप करके मामले को सुलझाया। अंकल, भाभी सिर्फ कियुन के बारे में चिंतित है, इसे दिल पर मत लो। दूसरे कबीले के बुजुर्ग ने गुस्से में आकर अपनी आस्तीन हिलाते हुए कहा, चौथी बहू, यह मत भूलो कि कियुन के अलावा आपके पास जून हुई भी है। एक बार जब आप कबीले की सुरक्षा खो देंगे, तो मैं देखना चाहता हूं कि उसका बीमार शरीर कितनी दूर तक जा सकता है। आप। चौथी मैडम बहस करना चाहती थी, लेकिन झू कियुन ने उसे चुप करा दिया, जो उसके पास दौड़कर आया था। झू कियुन ने आंसुओं से सने गालों के साथ चौथी मैडम की ओर अपना सिर हिलाया। एक बार जब चौथी मैडम शांत हो गईं, कियुन दूसरे कबीले के बुजुर्ग की ओर मुड़ा और शांत दृष्टि से कहा, मैं शादी करने को तैयार हूं, लेकिन क्या दादाजी को हम पर इतना दबाव डालना होगा क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारी चौथी शाखा फिर कभी नहीं उठेगी? दूसरे कबीले के बुजुर्ग ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। वे सभी कबीले के सदस्य थे और वह चीजों को बहुत आगे तक नहीं ले जाना चाहता था। आखिरकार जून हुई वास्तव में पढ़ाई में अच्छा था और अच्छा स्वास्थ्य होने पर उसे सफल होने का मौका मिल सकता था। यह ध्यान में रखते हुए उन्होंने आह भरते हुए कहा, कियुन, आपके दादा आप पर दबाव नहीं डालना चाहते। जब आपकी मां ने आपको जून परिवार से वापस लाने पर जोर दिया, तो मैंने तब कहा था कि घर पर रहना जून परिवार में रहने से बेहतर नहीं हो सकता है। लेकिन आप सभी नहीं सुनेंगे। अब जब यह नौबत आ गई है, तो अंत में यह वही स्थिति है जो आपने अपने लिए बनाई है। झू कियुन ने उपहास किया, मैं अपने भाग्य को स्वीकार करता हूँ दादाजी, यहाँ मामलों को उलझाने की कोई जरूरत नहीं है। हर कोई अपने दिल में जानता है कि कौन सही है और कौन गलत है। कबीले का दूसरा बुजुर्ग अचंभित हो गया, क्रोधित हो गया और फिर झू जियाओयू और उसकी पत्नी की ओर देखा। मैं उनसे संपर्क नहीं कर सकता, आप दोनों को उनके साथ अच्छी बातचीत करने की जरूरत है। इतना कहने के बाद वह आस्तीन चढ़ाकर जाने के लिए तैयार हो गया। हालांकि उस समय एक दरबान यान परिवार से एक कार्ड लेकर तेजी से आया। जू जियाओयू को देखकर मुस्कुराया और कहा, मास्टर, मैडम, यान परिवार की मैडम ने हमारे परिवार के लिए निमंत्रण भेजा है। वो मई के 20वें दिन निंगमैन प्रांत के मजिस्ट्रेट के जन्मदिन भोज में भाग लेने के लिए 2 युवा महिलाओं के साथ मैडम और चौथी मैडम को आमंत्रित करती है। एक अकेले पत्थर से हजारों लहरें उठी। पहले से ही परेशान मैडम जू फोर और असहाय जू कियुन ने एक साथ अपना सिर उठाया और गेट हाउस की ओर देखा। मैडम जू फोर अपने पैरों पर खड़ी हो गईं, जल्दी से अपने चेहरे पर आंसू पोंछे और उत्सुकता से पूछा, क्या यान परिवार ने हमें निमंत्रण भेजा है? गेट हाउस अटेंडेंट ने जल्दी से सिर हिलाया। मैडम जू फोर की आंखें अचानक चमक उठी।
कमरे में मौजूद कुछ अन्य लोगों को, जो असमंजस में थे, नजरअंदाज करते हुए उसने परिचारक के हाथ से निमंत्रण छीन लिया और जल्दी से इसे पढ़ा। एक बार जब उसे इसकी सामग्री समझ में आ गई, तो वह एक ही समय में हंसने और रोने लगी। मैडम झू एक पल के लिए स्तब्ध रह गईं, इससे पहले कि वह तेजी से आगे बढ़ी और पढ़ने के लिए मैडम झू फोर के हाथों से निमंत्रण ले लिया। भाभी, क्या यह सचमुच यान परिवार की ओर से मजिस्ट्रेट के जन्मदिन की दावत में शामिल होने का निमंत्रण है? मैडम झू फोर अभी भी कुछ हद तक अविश्वसनीय मैडम झू की प्रतिक्रिया का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। इस समय मैडम झू के लिए सूक्ष्म निहितार्थ स्पष्ट थे, क्योंकि यान परिवार ने अचानक निमंत्रण भेजा था। यह ध्यान में रखते हुए कि वे कियुन को स्वीकार करने के लिए सहमत हो गए थे, जिसे पहले शादी के लिए अस्वीकार कर दिया गया था, और अपनी बेटी के बारे में सोचते हुए जिसकी शादी के मामले अभी तक तय नहीं हुए थे, उसने अपने दिल में थोड़ी सी कसक महसूस की और कुछ ठंडे स्वर में सिर हिलाया। मैडम झू फोर को मैडम झू के आचरण पर बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, और उसने तुरंत निमंत्रण वापस ले लिया और इसे फिर से पढ़ा। उसके हाथ उत्साह से कांप रहे थे। उसे इस तरह देखकर मैडम झू के दिल की रुकावट अचानक दूर हो गई। एक मां होने के नाते वह अपनी भाभी की भावनाओं को समझती थी। मैडम झू ने अपना स्वर नर्म किया और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अपने आप को देखो। परिवार के मुखिया की गरिमा कहाँ है? नौकरों को आप पर हंसने न दें। मैडम झू फोर ने आंसुओं और हंसी से मिश्रित होकर जवाब दिया, नाराज मत होइए भाभी, मैं बहुत खुश हूँ। कबीले के बुजुर्गों ने प्रशिक्षक झू की ओर देखा। प्रशिक्षक झू ने तुरंत मैडम झू को निमंत्रण सौंपने का इशारा किया। मैडम झू ने झू कियुन से कहा, जाओ अपनी मां को कपड़े धोने में मदद करो। झू कियुन अपने आश्चर्य से उबर चुकी थी। यह देखकर कि कबीले के बुजुर्गों और प्रशिक्षक झू के पास चर्चा करने के लिए मुद्दे थे, वह मैडम झू फोर की सहायता के लिए आगे बढ़ी। मां, चलो वापस चलते हैं। मैडम झू फोर ने कबीले के बुजुर्गों की ओर देखा और झुके हुए घुटने के साथ झुककर कहा, मैं अभी असभ्य थी, कृपया नाराज न हो चाचा। कबीले के बुजुर्गों की अभिव्यक्ति सहज हो गई। अपनी बेटी की शादी के लिए एक मां की चिंता समझ में आती है। मैं सहानुभूति रख सकता हूँ। जाओ और अब आराम करो। तभी मैडम झू फोर झू कियुन के सहयोग से कमरे से बाहर चली गईं। एक बार मां और बेटी के चले जाने के बाद कबीले के बुजुर्गों ने ध्यान से पढ़ने के लिए निमंत्रण उठाया। खत्म करने के बाद उन्होंने प्रशिक्षक झू से पूछा, क्या यान परिवार ने वास्तव में कियुन को पसंद किया है? मैडम झू ने अपनी भतीजी कियुन के लिए कुछ दया महसूस की और सिर हिलाया। जब हम पिछली बार यान परिवार से मिलने गए थे, तो बूढ़ी मैडम यान और यान परिवार की पहली पत्नी दोनों के मन में कियुन के प्रति अनुकूल धारणा थी। यह यान परिवार की केवल दूसरी पत्नी थी, जिसे कियुन की सगाई पहले होने के बारे में आपत्ति थी। कबीले के बुजुर्ग चुप हो गए। प्रशिक्षक झू ने अपने चौथे भाई द्वारा दी गई मदद को याद करते हुए एक पल के लिए सोचा और कहा, यद्यपि यान परिवार की दूसरी शाखा आम लोग हैं, लेकिन उनके समर्थक के रूप में मजिस्ट्रेट हैं। इसके अतिरिक्त यान परिवार का सबसे बड़ा बेटा शाही परीक्षाओं में एक सफल उम्मीदवार बन गया है, और यान परिवार के लिटिल प्रिंस डोंग परिवार, सू परिवार और झू परिवार के साथ घनिष्ठ संबंध है। उनकी नींव अभी भी पतली हो सकती है, लेकिन उनकी स्थिति निश्चित रूप से बढ़ गई है। अगर कियुन वास्तव में शादी कर सकता है यान परिवार में, यह वास्तव में एक अच्छी बात होगी। कबीले के बुजुर्गों ने सिर हिलाया और मैडम झू की ओर मुड़े। मैं अभी अपने शब्दों में थोड़ा जल्दबाजी कर रहा था। हो सकता है कि आपकी भाभी ने उन्हें दिल से लगा लिया हो, इसलिए उनसे बात करने और चीजों को ठीक करने के लिए समय निकालें। उसका कियुन को किसी अप्रिय स्थिति में धकेलने का इरादा नहीं था, उन्होंने बस ऐसे गठजोड़ का समर्थन किया जिससे झू परिवार को फायदा हुआ। यह सुनकर प्रशिक्षक झू ने राहत की सांस ली, यह जानकर कि इन शब्दों के साथ उसके चाचा कियुन के यान परिवार में शादी करने के विरोध में नहीं थे। यह देखते हुए कि उनके पति और कबीले के बुजुर्गों के पास चर्चा करने के लिए और भी बहुत कुछ था, मैडम झू कमरे से बाहर चली गईं। जैसे ही वह बाहर निकली, उसने देखा कि उसकी बेटी गलियारे के नीचे खड़ी होकर कमरे में झांक रही है। तुम क्या कर रही हो? क्या तुम अपना शिष्टाचार भूल गई हो? झू शियुन एक खिलखिलाती मुस्कान के साथ पास आया और मैडम झू का हाथ पकड़ लिया। माँ, मैंने सुना है कि यान परिवार ने हमारे घर पर निमंत्रण भेजा है। क्या यह सच है या गलत? मैडम झू ने सिर हिलाया। झू शियुन हैरान दिखे। क्या आपने पहले नहीं कहा था कि यान परिवार सिस्टर कियुन से शादी करने के लिए सहमत नहीं होगा? फिर उन्होंने हमें निमंत्रण क्यों भेजा? मैडम झू भी हैरान थी। किसने सोचा होगा कि वे अपना मन बदल लेंगे? वैसे भी अब इसके बारे में मत सोचो। मैं तुम्हारे लिए एक नई पोशाक बनाने के लिए दर्जी को बुलाऊंगी। अब जब यान परिवार ने हमें मेहमानों के रूप में आमंत्रित किया है, तो तुम भी जा सकते हो।
झू शियुन तुरंत खुश हो गया, यह बहुत अच्छा है, मैं आखिरकार यिशुंग और अन्य लोगों से मिल सकूंगा। मैडम झू ने मुस्कुराते हुए कहा, जब हम कुछ दिनों में यान परिवार से मिलेंगे, तो सुनिश्चित करें कि यान परिवार की युवा महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार करें। झू शियुन ने तुरंत अपना सिर हिलाया। दूसरी तरफ मैडम झू द फोर्थ और झू कियुन गेस्ट हाउस में लौटे ही थे कि मैडम झू द फोर्थ ने अपनी बेटी को गले लगा लिया और बिना रुके बड़बड़ाने लगी, यह बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत है, मुझे यह पता था, मेरी बेटी का जीवन इतना पतला कैसे हो सकता है। झू कियुन चुपचाप अपनी माँ की बाहों में लेट गई और रोने लगी, उसकी आंखें अब पहले जैसी नीरस नहीं रही। प्रांतीय गवर्नर की हवेली, डोंग परिवार। बूढ़ी महिला डोंग और मैडम डोंग घरेलू मामलों पर चर्चा कर रही थी, तभी उन्होंने दरवाजे के बाहर डोंग युवानेक्सुआन का अभिवादन करने वाली एक नौकरानी की आवाज सुनी। उन दोनों ने आश्चर्य का संकेत दिया। मैडम डोंग ने आकाश की ओर देखा और आश्चर्यचकित होकर कहा, आमतौर पर इस समय युवानेक्सुआन अपने मामलों में पुराने मालिक की मदद कर रहा है। वह आज वापस आने के लिए स्वतंत्र क्यों है? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, डोंग युवानेक्सुआन ने कमरे में प्रवेश किया, तेजी से आगे बढ़ी और ओल्ड लेडी डोंग और मैडम डोंग से शिष्टाचार पूर्वक कहा, दादी, माँ। मैडम डोंग ने पूछा, आप इस समय यहाँ क्यों आए हैं? क्या कोई बात है? डोंग युवानेक्सुआन ने पहले कुछ वाक्यों का मजाक उड़ाया, फिर झिझकते हुए कहा, दादी, माँ, 20 मई को अंकल यान का जन्मदिन है। वाह, क्या हमें शायद उनसे मिलने जाना चाहिए? बूढ़ी महिला डोंग ने मैडम डोंग की ओर देखा, क्या यान परिवार ने निमंत्रण भेजा था? मैडम डोंग ने अपने बेटे की ओर देखा और सिर हिलाया, नहीं। ओल्ड लेडी डोंग ने घोषणा की, चूंकि उन्होंने निमंत्रण नहीं भेजा है, इसका मतलब है कि यान परिवार का इसे कोई बड़ा मुद्दा बनाने का इरादा नहीं है। हमें तब जाने की जरूरत नहीं है। डोंग युवानेक्सुआन चिंतित लग रहा था, हमारा परिवार यान परिवार के साथ अच्छे संबंध रखता है, हमें ऐसे अवसर पर जाना चाहिए। बूढ़ी महिला डोंग ने अपने पोते की ओर देखा, जो आज कुछ अजीब था, लेकिन पिछले वर्षों में हमारा परिवार भी नहीं गया था, क्या हम? डोंग युवानेक्सुआन ने कहा, यह साल अलग है। बूढ़ी महिला डोंग हैरान होकर बोली, इसमें अलग क्या है? डोंग युवानेक्सुआन ने जल्दी से मैडम डोंग की ओर देखा। मैडम डोंग का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने वास्तव में अपने बेटे से वादा किया था कि वह यान परिवार के साथ विवाह गठबंधन पर विचार करेगी, लेकिन पुराने मार्क्विस से पत्र प्राप्त करने के बाद उसने इस मामले को अपने दिमाग से निकाल दिया था। अब मार्क्विस निवास की वैध सबसे बड़ी बेटी के साथ वैवाहिक जन्म कुंडली का मिलान पहले ही किया जा चुका था और वे स्वर्ग निर्मित थी। वो इस समय इस बात पर विचार कर रही थी कि इस विषय पर अपने बेटे से कब चर्चा की जाए। अपने बेटे को आशा भरी निगाहों से अपनी ओर देखता देख मैडम डोंग चुप हो गई। ऐसा लगता है कि उसने यही के लिए अपने बेटे की भावनाओं की डिग्री को गलत तरीके से आंका है। काफी देर के बाद आखिरकार वह बोली, बच्चे, तुम्हारी दादी और मुझे तुमसे एक खुशी की बात पर चर्चा करनी है। अपनी माँ के चेहरे पर आशंकित भाव देखकर डोंग युवानेक्सुआन को अचानक एक बुरा अंदाजा हुआ। माँ, यह कौन सी खुशी की घटना है? जब मैडम डोंग विचार कर रही थी कि विषय को कैसे उठाया जाए, तो ओल्ड लेडी डोंग ने मुस्कुराते हुए नेतृत्व किया, आपके दादाजी ने आपके लिए एक विवाह तय किया है। यह मार्क्विस निवास की वैध सबसे बड़ी बेटी के साथ है। क्या यह खुशी की बात नहीं है? यह सुनकर डोंग युवानेक्सुआन अचानक खड़ा हो गया, उत्सुकता से मैडम डोंग की ओर देखते हुए। माँ, क्या आपने मुझसे वादा नहीं किया था कि आप बिग सिस्टर यान पर विचार करेगी? अपने बेटे की प्रतिक्रिया देखकर मैडम डोंग ने जल्दी से कहा, आपकी माँ ने वास्तव में इस पर विचार किया था, लेकिन बहुत विचार विमर्श के बाद मुझे लगा कि यान परिवार और हमारे परिवार के बीच सामाजिक प्रतिष्ठा में काफी अंतर है। यही अच्छी है, लेकिन वह आपके लिए उपयुक्त नहीं है, आपकी पत्नी बनने के लिए उपयुक्त नहीं है। बूढ़ी महिला डोंग जाहिर तौर पर इस मामले से अनजान थी, उसने अपने पोते की ओर देखा, फिर अपनी बहू की ओर, एक पल के लिए सोचा, और कुछ गंभीरता के साथ डोंग युवानेक्सुआन से कहा, युवानेक्सुआन, आपकी दादी जानती हैं कि यान परिवार की सबसे बड़ी लड़की आकर्षक है और आप अनिवार्य रूप से उसके रूप से प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन जिस पत्नी से आप शादी करें वह न केवल अच्छी दिखने वाली होनी चाहिए, बल्कि घरेलू मामलों और सामाजिक संबंधों को प्रबंधित करने में आपकी मदद करने में भी सक्षम होनी चाहिए। डोंग युवानेक्सुआन ने तुरंत टोकते हुए कहा, सिस्टर यान ये सभी काम कर सकती है। वो अब कई संपत्तियों और दुकानों का प्रबंधन भी कर रही है, किसी भी कुलीन परिवार की महिला से कम नहीं। बूढ़ी महिला डोंग, ठीक है, मान लीजिए कि यान परिवार की सबसे बड़ी लड़की सक्षम है, लेकिन उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि सबके सामने है। आप अपने पिता के एकमात्र वैध पुत्र हैं और भविष्य में आपको अपने घर को संभालना होगा।
आपकी पत्नी ऐसी होनी चाहिए जो आपका समर्थन कर सके, न कि वो जिसे आपके समर्थन की आवश्यकता हो। यान परिवार जैसी पारिवारिक पृष्ठभूमि के साथ आप बहुत थक जाएंगे। डोंग युवानक्सुआन, पोता थकने से नहीं डरता। डोंग युवानक्सुआन को फिर से उसे टोकते देख ओल्ड लेडी डोंग के चेहरे पर, जो एक दशक से अधिक समय से एक कुलीन घराने की मुखिया थी, नाराजगी की झलक दिखाई दी। उसकी आवाज भी और अधिक सख्त हो गई। युवानक्सुआन, आप सिर्फ अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। आपको समझना चाहिए कि आप अपनी लाइन के उत्थान और पतन को सहन करते हैं। डोंग युवानक्सुआन, दादी, आपका पोता कड़ी मेहनत करेगा और बहन यान भी मेरी अच्छी मदद करेगी। फिर मैडम डोंग की ओर देखते हुए, माँ, मैं मार्क्वेस निवास के परिवार के साथ शादी के लिए सहमत नहीं हूँ। यह सुनकर मैडम डोंग क्रोधित हो गई। बेटा, तुम्हारी दादी ने तुमसे इस बारे में बात की थी और तुमने नहीं सुनी। झाओदे का मार्क्वेस निवास हमारे बराबर का दर्जा रखता है और उनकी वैध सबसे बड़ी बेटी तुम्हारी पत्नी बनने के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार है। डोंग युवानक्सुआन, लेकिन मैं उसे पसंद नहीं करता। मैडम डोंग ने तुरंत कहा, शादी के मामले में हमें अपने माता पिता की इच्छाओं और मैचमेकर के शब्दों का सम्मान करना चाहिए। एक सभ्य परिवार की बेटी शादी तक आपसे मिल भी नहीं पाएगी, तो आप पसंद या नापसंद की बात कैसे कर सकते हैं? केवल कम शिष्टाचार और शिष्टाचार वाले परिवारों की बेटियों को ही शादी से पहले दूसरों द्वारा देखा जाता है। डोंग युवानक्सुआन ने तुरंत जवाब दिया, दादी, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? मैं मिस यान से मिल चुका हूं क्योंकि हमारे परिवार करीब है। मैडम डोंग की अभिव्यक्ति नर्म हो गई। मैंने यान परिवार से मिस यान के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा है, केवल यह कि झाओडे के मार्क्वेस निवास की वैध सबसे बड़ी बेटी वास्तव में एक महान महिला का प्रतीक है। जहां तक जैसे स्थानीय अधिकारियों की बेटियों की बात है, उनकी पृष्ठभूमि और परिप्रेक्ष्य के कारण कुछ क्षेत्रों में उनकी कमी है। अपने पोते को फिर से बोलने के बारे में देखकर मैडम डोंग शब्द बर्बाद नहीं करना चाहती थी और सीधे बोली, बस आगे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको स्पष्ट सच बताऊंगी, आपके और सबसे बड़ी मिस यान के बीच कोई संभावना नहीं है। क्या आपने उसकी पृष्ठभूमि पर भी विचार किया है? झेंझो के इस क्षेत्र में वह केवल एक मजिस्ट्रेट की बेटी है। एक मार्क्वेस के बेटे, वह आपकी बराबरी कैसे कर सकती है? डोंग युवानक्सुआन अविश्वसनीय लग रहा था। दादी, क्या आप मिस यान को बहुत पसंद नहीं करती थी? मैडम डोंग ने उदासीनता से कहा, मुझे लड़की बहुत पसंद है। वह यून याओ की दोस्त है और युआन याओ की खातिर मैं उसे कुछ चेहरा भी दूंगी। लेकिन सिर्फ इसलिए कि मुझे कई युवा महिलाएं पसंद हैं, क्या इसका मतलब यह है कि उन सभी की शादी हमारे परिवार में होनी चाहिए? उसने कहा, उसका स्वर नर्म हो गया। युवानक्सुआन, आपकी दादी और आपके माता पिता आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यान परिवार की मिस यान एक जीवंत और हंसमुख स्वभाव की है। ऐसी लड़कियां शादी से पहले बहुत पसंद की जाती हैं, लेकिन शादी के बाद ऐसा होना जरूरी नहीं है। एक पत्नी के लिए आपको किसी सज्जन और गुणी व्यक्ति से शादी करनी चाहिए। इसके बारे में खुद सोचें, अगर आपकी पत्नी युयाओ की तरह होती, जो हर 2 या 3 दिन में सड़कों पर भागती रहती, तो क्या आप खुश होते? अच्छे बच्चे, अपनी दादी की बात सुनो। सबसे बड़ी मिस यान के लिए अपनी भावनाओं को दूर करो। यदि तुम्हें वास्तव में सुंदर लड़कियां पसंद हैं, तो क्या होगा अगर मैं तुम्हें उनसे भी सुंदर 2 युवतियां भेजूं? डोंग युवानक्सुआन ने कसकर भौहें चढ़ाई। दादी, क्या आप सचमुच मुझे इतना सती समझती है? मैडम डोंग मुस्कुराई। हाँ, मेरा पोता वास्तव में सबसे उत्कृष्ट है। लेकिन चाहे आप कितने भी उत्कृष्ट क्यों न हो, आप अभी भी एक युवा लड़के हैं। सुंदर लड़कियों को पसंद करने में कोई शर्म की बात नहीं है। अपने बेटे के हाव भाव को बढ़ते हुए अप्रसन्नता और चिंता से देखते हुए कि वह अपनी दादी से वापस बात कर सकता है, मैडम डोंग जल्दी से उठी और अपने बेटे की ओर चली। बच्चे, तुम्हें विश्वास करना चाहिए कि तुम्हारी माँ और दादी केवल तुम्हारे सर्वोत्तम हितों के बारे में सोच रही हैं। तुम और ये वास्तव में एक दूसरे के लिए उपयुक्त नहीं है। डोंग युवानक्सुआन ने तर्क दिया, माँ, मिस यान और मैं एक उपयुक्त जोड़ीदार हैं या नहीं, क्या इसका फैसला मुझे नहीं करना चाहिए? मैडम डोंग ने हड़बड़ी में कहा, आप अपने बारे में क्या निर्णय ले सकते हैं? आपकी उम्र में क्या आप चीजों पर उतने व्यापक रूप से विचार कर सकते हैं जितना हम करते हैं? किसी की शक्ल देखकर मूर्ख मत बनो। बहुत से लोग अच्छे दिखते हैं लेकिन वास्तव में किसी काम के नहीं होते। एक बार जब आप शादी कर लेंगे, तो आपको एहसास होगा कि आपकी दादी आपके लिए सबसे अच्छी रुचि रखती है। डोंग युवानक्सुआन, मैं नहीं। तुम्हें नहीं पता क्या? प्रांतीय गवर्नर डोंग अचानक एक भद्दे भाव के साथ अंदर आए और उन्होंने डोंग युवानक्सुआन की ओर देखते हुए कहा, इतने वर्षों की शिक्षा और तुम अपनी दादी से बात करने की हिम्मत कर रहे हो?
जाओ, पैट्रिक हॉल में घुटनों के बल बैठो और सोचो कि तुम कहाँ गलत हो गए हो। मैडम डोंग उसे रोकने के लिए बोलना चाहती थी, लेकिन प्रांतीय गवर्नर ने उन्हें चुप कराने के लिए अपना सिर हिला दिया। मैडम डोंग अपने पति को वास्तव में क्रोधित देखकर बोलने में झिझक रही थी, ज्यादा कुछ कहने में असमर्थ थी, वह केवल यह देख सकती थी कि उनका बेटा उदास होकर पैट्रिक हॉल में चला गया। एक बार जब सब चले गए, तो मैडम डोंग ने नाराजगी व्यक्त की, बच्चे को दंडित करने की क्या आवश्यकता है? क्या हम अच्छे से बात नहीं कर सकते थे? प्रांतीय गवर्नर ने कहा, ऐसे समय में हमें तेज चाकू से गंदगी को काटना चाहिए ताकि युवानेक्सुआन हमारे दृढ़ रुख को समझ सके। अगर हम उसे थोड़ा सा भी भ्रम देंगे कि हम झुक जाएंगे, तो वह हमारे साथ परेशानी पैदा करना जारी रखेगा। मैडम डोंग अपने पति को अपने बेटे के बारे में इस तरह से बात करते हुए सुनने में अनिच्छुक थी। युवानेक्सुआन तब से समझदार है जब वह छोटा था, जैसा आप बता रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं। प्रांतीय गवर्नर ने अपना सिर हिलाया, आप नहीं समझते कि प्यार में पड़ा लड़का कैसा होता है। वे सब कुछ छोड़ने को तैयार है। मैडम डोंग ने आह भरते हुए कहा, यह नौबत कैसे आई? मैंने युवानेक्सुआन को शायद ही पहले कभी यही का जिक्र करते सुना हो, तो वह उसके दिल पर इतना भारी कैसे पड़ गई? मैडम डोंग ने अपने पोते के लिए खेद महसूस करते हुए कहा, मेरे विचार में ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके जैसे विनम्र परिवारों की लड़कियों में औचित्य की कमी होती है। अगर वह वास्तव में एक अच्छी लड़की होती, तो वह स्वाभाविक रूप से अनैतिकता से बचना जानती और युवानेक्सुआन को उसके प्यार में नहीं पड़ने देती। मैडम डोंग ने तुरंत कहा, माँ, यही स्वभाव में बिल्कुल युआन याओ की तरह है, और शायद वह युवानेक्सुआन की उसके प्रति भावनाओं के बारे में भी नहीं जानती है। आपको उसे गलत नहीं समझना चाहिए। मैडम डोंग ने अपने होंठ ऐसे हिलाए मानो बोल रही हो, और फिर चुप हो गई। वह जानती थी कि वह सिर्फ अपना गुस्सा प्रकट कर रही थी, लेकिन वह इसमें कुछ नहीं कर सकती थी। भले ही सबसे बड़ी मिस यान ने जानबूझकर ऐसा किया हो या नहीं, उसने परिवार में कलह पैदा कर दी थी और इससे वह नाराज हो गई थी। मई के 20वें दिन श्रीमती ली व्यस्त होने के लिए जल्दी उठी। हालांकि इस साल मास्टर अपना जन्मदिन केवल चुपचाप मना रहे थे और परिवार ने किसी भव्य उत्सव की योजना नहीं बनाई थी। उन्होंने कुछ करीबी परिवारों को आमंत्रित किया था। फिर भी उचित शिष्टाचार बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करनी पड़ी। समय की शुरुआत में लगभग 9 o'clock बजे एक नौकरानी ने आकर बताया कि श्रीमती जू और अन्य लोग आए थे। यह सुनकर श्रीमती ली ने जल्दी से अपना काम बंद कर दिया और श्रीमती सुन को बुलाने के लिए किसी को भेजा, और फिर नंदे मेहमानों का स्वागत करने के लिए एक साथ चली गईं। श्रीमती ली और श्रीमती सुन को व्यक्तिगत रूप से उनका स्वागत करने के लिए बाहर आते देखकर श्रीमती जू का दिल गर्म हो गया। हालांकि श्रीमती यान के चेहरे के भाव विशेष रूप से स्वागत योग्य नहीं थे, उनका मानना कि उनकी बेटी की उत्कृष्टता निश्चित रूप से शादी के बाद उसकी सास का पक्ष जीत लेगी। इसलिए श्रीमती सन के रवैये की परवाह किए बिना उसने खुद को उसके साथ मिलाने की पूरी कोशिश की। श्रीमती जू सामाजिक मेल जोल में माहिर थी और निरंतर तुष्टिकरण और श्रीमती सन की रुचि के विषयों को चुनने के माध्यम से बाद की मनोदशा में धीरे धीरे सुधार हुआ। इस बीच दाओहुआ जू कियुन का स्वागत करने के लिए यान यीहुआन और यान यल के साथ गया। जब यान यीहुआन को एहसास हुआ कि जू कियुन उसकी भाभी बन सकती है, तो उसने अपना पूरा सम्मान दिखाया। आगमन पर उसने गर्मजोशी से जू कियुन की बांह पकड़ी, हंसते हुए उसे अंदर ले गई। यान येल ने जू कियुन की पहले से मंगनी होने के बारे में श्रीमती सन की कुछ चिंताओं को साझा किया, लेकिन चूंकि उसका बड़ा भाई इच्छुक था और परिवार में हर कोई सहमत था, इसलिए उसने जू कियुन को नजरअंदाज नहीं किया। हालांकि वह यान यीहुआन जितनी उत्साही नहीं थी, फिर भी वह काफी सौहार्दपूर्ण थी। जू कियुन के लिए यह पूरी तरह से संतोषजनक था। वह जानती थी कि उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो गई है और उसने यान परिवार से तत्काल स्नेह की उम्मीद करने की हिम्मत नहीं की। समझने का मौका मिलना ही उसके लिए काफी था। जहां तक जू शियुन का सवाल है, जो साथ आया था, दाओहुआ ने केवल एक संक्षिप्त स्वीकृति के साथ मेजबान का कर्तव्य पूरा किया। यान यीहुआन और यान यल का ध्यान अपनी भाभी पर केंद्रित था और उन्होंने उस पर बहुत कम ध्यान दिया, जिससे जू शियुन को थोड़ा निराशा महसूस हुई। वहां रास्ते में जू शियुन खुद को पूछने से रोक नहीं पाई, मैंने ये शून को क्यों नहीं देखा? क्या वह नहीं जानती कि मैं आ रहा हूं? वह मेरा स्वागत करने के लिए बाहर क्यों नहीं आई? यह सुनकर दाओहुआ ने उस पर एक नजर डाली और फिर जू कियुन से बात करना जारी रखा। अपने स्कूल के दिनों की दोस्ती को ध्यान में रखते हुए यान यीहुआन नहीं चाहता था कि जू शियुन बहुत शर्मिंदा महसूस करे, और उसने मुस्कुराते हुए समझाया, उसे किसी चीज से रोका जा सकता है। यान येल ने अपने सिर को अवर्णनीय रूप से हिलाते हुए जू शियुन को देखा, यह सोचकर कि जू शियुन अभी भी उतनी ही विचारहीन थी जितनी कि जब वह एक बच्ची थी।
उसने क्या सोचा कि वह कौन थी? यिशुंग बहनों में सबसे अधिक गणना करने वाली थी, हालांकि वह एक उपपत्नी की बेटी थी, फिर भी वह एक मजिस्ट्रेट की बेटी थी। वह ऐसे ट्यूटर की बेटी को लाने के लिए क्यों तैयार होगी जिसकी कोई महत्वपूर्ण सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं है? जल्द ही समूह बुढ़िया के क्वार्टर तक पहुंच गया। उस समय तक कई महिलाएं अंदर बैठ चुकी थीं। श्रीमती ली ने सबसे पहले श्रीमती जू और मैडम जू को वृद्ध महिला को सम्मान देने के लिए प्रेरित किया, फिर दूसरों को उनसे मिलवाया। जब जू कियुन और जू शियुन की बारी बूढ़ी महिला का अभिवादन करने की आई, तो बूढ़ी महिला यान ने मुस्कुराते हुए जू कियुन का हाथ पकड़ लिया। अपनी पिछली यात्रा के दौरान उसने लड़की को ध्यान से नहीं देखा था। अब उसे फिर से देखकर वह उसके प्रति और अधिक स्नेही हो गई और मुस्कुराते हुए उसे एक मटन फैट जेट दिया जो उसने पहले से तैयार किया था। जू कियुन अनिश्चित था कि बुढ़िया से इतना मूल्यवान उपहार स्वीकार किया जाए या नहीं, और उसने श्रीमती जू को असमंजस की दृष्टि से देखा। श्रीमती जू का दिल खुशी से खिल उठा, क्योंकि ओल्ड लेडी यान का इशारा भावी पोती के लिए एक स्वागत योग्य उपहार था। हालांकि उसने विनम्रता से कहा, ओल्ड लेडी यान बहुत दयालु है। इतनी बढ़िया चीज आपके घर की युवा महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। बूढ़ी महिला यान ने हंसते हुए कहा, यही और अन्य लोगों के पास अपने अपने उपहार हैं। यह वही चीज है जो बुढ़िया ने हमारी लड़की कियुन के लिए बचाकर रखी है। यह देखकर कि बुढ़िया ने जू कियुन और सू शियू को वही उपहार दिए थे, श्रीमती सन संतुष्ट हो गई और तुरंत जू कियुन की ओर देखकर मुस्कुराई। अगर बुढ़िया यह आपको देती है तो आपको इसे स्वीकार करना चाहिए। अपनी भावी सास की सहमति के साथ जू कियुन ने अब इनकार नहीं किया और दोनों हाथों से मटन फैट जेड लेने से पहले ईमानदारी से ओल्ड लेडी यान को धन्यवाद दिया। बूढ़ी महिला यान ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया, वह वास्तव में एक अच्छी बच्ची है। उपस्थित अन्य महिलाओं ने समझा कि यान परिवार को मिस जू पसंद आ गई है और उन्होंने प्रशंसा के कुछ शब्द कहे। जब हर कोई बातें कर रहा था और हंस रहा था, मैडम जू को कुछ नाराजगी महसूस हुई। जियुन कियुन के साथ आया था और हालांकि यान परिवार के लिए कियुन को अधिक कीमती स्वागत उपहार देना उचित था, बूढ़ी महिला यान ने जियुन को केवल साधारण मोती की बालियों की एक जोड़ी दी थी। असमानता बहुत अधिक थी और इससे वह असहज हो गई। क्या यह स्पष्ट संकेत नहीं है कि वह मेरी बेटी को तुच्छ दृष्टि से देखती है? मैडम जू चौथी ने मैडम जू की अभिव्यक्ति पर नजर डाली। उन्हें चिंता थी कि वह उनकी बेटी की शादी की संभावनाओं को बर्बाद कर सकती हैं जो उन्होंने अंततः प्राप्त की थी, इसलिए उन्हें अपना ध्यान उसकी निगरानी करने और अन्य मैडमों के साथ बातचीत करने के बीच विभाजित करना पड़ा। दाओहुआ और जू कियुन ने बुजुर्गों को सम्मान देने के बाद वे उन्हें अन्य युवा महिलाओं को खोजने के लिए फूल हॉल में ले गए। यान यिशुंग इस समय विभिन्न परिवारों की लड़कियों की देखभाल कर रहा था। जब जू कियुन ने यान यिशुंग को देखा तो वह तुरंत उसके पास आई और प्यार से उसका हाथ पकड़ लिया। यिशुंग, आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? यान यिशुंग के चेहरे पर मुस्कान थोड़ी सख्त हो गई और बिना किसी का ध्यान आकर्षित किए उसने अपना हाथ हटा लिया और जू कियुन और जू शियुन को उपस्थित युवतियों से मिलवाया, चतुराई से विषय बदल दिया। दाओहुआ ने इन बातचीत पर ध्यान नहीं दिया और थोड़ी देर बैठने के बाद, यह देखते हुए कि यान यिहुआन और यान यिशुंग ने आने वाली लड़कियों की अच्छी तरह से देखभाल की, वह अन्य मामलों की देखभाल करने के लिए चली गई। दोपहर के आसपास दाओहुआ ने मैडम ली को सूचित किया कि भोजन की व्यवस्था कर दी गई है, और मैडम ली मुस्कुराते हुए महिला मेहमानों को भोजन क्षेत्र में ले गई। जैसे ही दाओहुआ बैठने वाली थी, उसने वांग मैनमैन को कुछ घबराए हुए भाव के साथ आते हुए देखा। वांग मैनमैन ने पास आकर दाओहुआ से फुसफुसाया, मिस, कुछ भयानक हुआ है। देशों अभी आया और उसने कहा कि लिटिल प्रिंस तीसरे और चौथे मास्टर्स के साथ घायल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि आपको जाकर उन्हें देखना चाहिए। दाओहुआ का दिल कड़ा हो गया। यह देखकर कि बहुत से लोग उनकी ओर देख रहे थे, उसने उदासीनता का भाव बनाए रखा और फीकी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। मैं समझती हूँ, आप पहले वापस जा सकते हैं। वांग मैनमैन ने अपनी मालकिन की ओर देखा, उसे पता चला कि यह आगे बात करने की जगह नहीं है, और उदास होकर चली गई। दाओहुआ ने युवतियों को अपनी मेज पर खाने के लिए आमंत्रित किया। मुझे यकीन नहीं है कि भोजन हर किसी के स्वाद से मेल खाता है या नहीं। अगर आतिथ्य में कोई कमी हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। मिस यान बहुत विनम्र है। आपके परिवार का खाना अब तक का सबसे स्वादिष्ट खाना है। बिल्कुल, अन्य भोजों में भोजन उत्तम हो सकता है, लेकिन उनका स्वाद उतना अच्छा नहीं होता। मुझे आपके परिवार के भोज में भाग लेना सबसे अधिक पसंद है। मैं 1 या 2 कटोरे अतिरिक्त खा सकता हूँ। दाओहुआ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर हर कोई इसका आनंद लेता है तो कृपया कुछ और ले। इसके साथ ही उसने यान यिशुन को मेहमानों की खातिरदारी करने का संकेत दिया।
यान यीशुंग ने यह देखते हुए कि दाओहुआ को कुछ संभालना है, मुस्कुराहट के साथ मेहमानों का अभिवादन करने की जिम्मेदारी संभाली। थोड़ी देर के बाद यह देखकर कि हर कोई भोजन का आनंद ले रहा है, दाओहुआ ने चुपचाप खुद को मेज से हटा दिया, और जैसे ही वह बाहर निकली, उसने यान वेनशियू को देखा और आश्चर्य से पूछा, बड़े भाई, आप पीछे के आंगन में क्यों हैं? यान वेनशियू ने बिना इधर उधर भटके पूछा। किन 13 ने अभी अभी गेट हाउस पर देशू को देखा, वह बहुत हड़बड़ी में दिख रहा था। क्या लिटिल प्रिंस को कुछ हुआ है? शाही परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के बाद से वह मास्टर जियो के साथ काम कर रहा था और उसे सामने के आंगन के मामलों के बारे में लगभग जानकारी रहती थी। यही वजह थी कि उसे इतनी अच्छी जानकारी थी। यह देखकर कि यान वेनशियू को पहले से ही पता चल गया था, दाहुआ ने अब संकोच नहीं किया और चिंतित स्वर में कहा, जियो येयांग और तीसरे और चौथे भाई घायल हो गए हैं, उन्होंने मुझसे जाकर उन्हें देखने के लिए कहा है। यान वेनशियू ने भौहें चढ़ाई, क्या यह गंभीर है? दाओहुआ ने अपना सिर हिलाया, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर यह मामूली बात होती तो उन्होंने निश्चित रूप से मुझे सूचित नहीं किया होता। यान वेनशियू ने जल्दी से कहा, तो फिर आपको जाकर देखना चाहिए। अगर दादी और माँ आपके बारे में पूछेगी तो मैं आपकी मदद करूंगा। दाओहुआ की अभिव्यक्ति शांत थी, धन्यवाद बड़े भाई। मैं बस सोच रहा था कि माँ को कैसे बताऊं। यान वेनशियू, हम भाई बहन हैं, ऐसी औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है। फिर जाओ, अपने साथ एक नौकर लाना याद रखो, और अगर कुछ भी होता है तो सीधे मुझे सूचित करने के लिए वापस आओ। दाओहुआ ने सिर हिलाया, फिर तेजी से चला गया। दाओहुआ जियो निवास में नहीं गई, वह सीधे उस नए घर में गई जिसे जियो येयांग ने खरीदा था, और जैसे ही उसने प्रवेश किया, उसने यान वेनकाई की उदास और गुस्से वाली आवाज सुनी। अगर यह भिक्षु का उत्कृष्ट क्विंगोग नहीं होता तो मैंने निश्चित रूप से उसे पकड़ लिया होता। जियो येयांग ने चिढ़कर कहा, अगर तुमने उसका पीछा करने पर जोर नहीं दिया होता तो क्या हम यहाँ पड़े होते? यान वेनकाई ने शर्मीली मुस्कान दी, मैंने उसे हमारे जिनलिंग गार्ड के गोपनीय पत्र चुराते हुए देखा था। हमें निश्चित रूप से उन्हें वापस लाना था, है ना? जियो येयांग ने गुर्राते हुए कहा, तो क्या आपने उन्हें वापस ले लिया? यान वेनकाई ने निराशा से उत्तर दिया, भिक्षु का क्विंगो बहुत दुर्जय था। यान वेंताओ ने भौहें चढ़ाई, यह जानते हुए कि आप बेजोड़ हैं, लेकिन फिर भी जल्दबाजी करना बहादुरी नहीं है, यह मूर्खता है। भविष्य में ऐसा दोबारा मत करना। मत भूलो, तुम्हारी सगाई हो चुकी है। अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो क्या तुम चाहते हो कि मिस्सू जीवित रहते हुए विधवा हो जाए? यान वेनकाई ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। तभी दाओहुआ गंभीर चेहरे के साथ कमरे में दाखिल हुआ। कमरे में जियो येयांग बिस्तर पर लेटा हुआ था, यान वेनताओ खिड़की के पास बिस्तर पर फैला हुआ था। दोनों शर्टलेस थे, और यान वेनकाई एक कुर्सी पर स्लिंग में हाथ डाले बैठा था। दाओहुआ को देखकर तीनों व्यक्तियों के चेहरे पर खुशी की झलक दिखी। उसकी कठोर अभिव्यक्ति को देखकर उन सभी ने अनजाने में अपनी गर्दनें सिकोड़ ली और दूसरी आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की। दाओहुआ ने 3 लोगों पर हल्के से नजर डाली, और यह देखकर कि उनकी भावनाएं बहुत बुरी नहीं थी, वह थोड़ा आराम करने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। यान वेनकाई ने जियो येयांग और यान वेंताओ को अपनी ओर अर्थपूर्ण दृष्टि से देखते हुए खुद को संभालने और बोलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, बड़ी बहन, हमें केवल कुछ मामूली चोटें आई हैं। आपको बहुत अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दाओहुआ ने उपहास करते हुए कहा, मामूली चोटें? आपका हाथ टूट गया है। जियो येयांग और तीसरा भाई या तो लेटे हुए हैं या झुके हुए हैं। क्या ये मामूली चोटें हैं? चौथे भाई, आपकी नजर में क्या इसे केवल बड़ी चोट माना जाता है अगर कोई जमीन पर निश्चल पड़ा हो? यान वेनकाई ने 2 बार हे किया और फिर आगे कुछ बोले बिना निर्णायक रूप से अपना सिर झुका लिया। दाओहुआ ने सूंघा और सबसे पहले यान वेनकाई की चोटों की जांच करने गया। वह इसकी मदद नहीं कर सकती थी, वह अपनी आंखों के चारों ओर और मुंह के कोनों पर चोट के एक बड़े धब्बे के साथ सबसे अधिक दुखी लग रहा था। यान वेनकाई ने कहा, बड़ी बहन, मेरी चोटों का इलाज पहले ही डॉक्टर द्वारा किया जा चुका है। आपको बुलाए जाने का मुख्य कारण येयांग और तीसरे भाई की चोटों को देखना था। उन्हें उस लानत भिक्षु ने मारा था और उन्हें आंतरिक चोटें आई हैं, जिससे रक्त जमाव को दूर करने के लिए आपके एक्यूपंक्चर की आवश्यकता है। दाओहुआ ने देखा कि यान वेनकाई की बांह पर अच्छी तरह से पट्टी बंधी हुई थी और उसके चेहरे पर चोटें सती थी, इसलिए वह जियो येयांग और यान वेंटाओ की चोटों का निरीक्षण करने के लिए मुड़ी। जियो येयांग को सीने में लात मारी गई थी, जबकि यान वेंताओ ने उसकी पीठ पर हथेली से वार किया था। जिस व्यक्ति ने उन पर हमला किया था उसने जोरदार प्रहार किया था। एक की छाती पर पदचिह्न था, दूसरे की पीठ पर हथेली का निशान था, दोनों चोट लगने से बने थे।
दाओ हुआ को वांग मैनमैन से दवा का डिब्बा लाने के लिए कहते देख जियो यांग ने कहा, पहले वेंटाओ की मदद करें। वह भिक्षु की हथेली से मारा गया था और उसने अभी अभी खून की उल्टी भी की थी। यान वेंताओ कहने ही वाला था कि आपने जो किक मारी वह भी हल्की नहीं थी, लेकिन तभी उसने दाओ हुआ को हाथ में चांदी की सुइयां लेकर आते देखा। उसकी पीठ पर कुछ सुइयां चुभाने के बाद यान वेंटाओ को नींद आने लगी। इसके तुरंत बाद उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सो गया। यान वेंताओ को एक्यूपंक्चर देने और उसे कंबल से ढकने के बाद दाओ हुआ जियो येयांग की ओर चला गया। जियो येयांग ने उसके हाव भाव को देखा और उसे अभी भी सख्त देखकर मुस्कुराया और कहा, यह उतना गंभीर नहीं है जितना आप सोचते हैं। हमने बहुत तेजी से हमला किया और भिक्षु का सामना करने वाले पहले व्यक्ति थे, इसीलिए हमें ये चोटें आईं। दाओ हुआ ने गुनगुनाया, तुम में से 3 भी एक को नहीं हरा सके। यह सुनकर यान वेंकाई कुछ अवाक रह गई। बड़ी बहन, वह भिक्षु आंतरिक मार्शल आर्ट में विशेषज्ञ है। जहां तक येयांग और तीसरे भाई की बात है, हमने अभी उस क्षेत्र में शुरुआत ही की है। दाओ हुआ ने बोलने से पहले जियो येयांग के कई घायल एक्यूपॉइंट पर सावधानी पूर्वक चांदी की सुइयां लगाई। क्या आंतरिक मार्शल आर्ट के विशेषज्ञ वास्तव में इतने शक्तिशाली हैं? यान वेंकाई ने तुरंत कहा, बेशक। अगर मेरी आंतरिक शक्ति बेहतर होती तो सबसे पहले मैं अपने क्विंगोग में सुधार करता, इसलिए मुझे आज की तरह पकड़ न बना पाने की समस्या नहीं होती। जियो येयांग ने हल्के से कहा, ठीक है, आप बस अभ्यास करते रहें। 1 या 2 दशक में भिक्षु के स्तर तक पहुंचने का लक्ष्य रखें। यान वेंकाई ने आह भरी, आंतरिक मार्शल आर्ट में महारत हासिल करना आसान नहीं था। दाओ हुआ को दिलचस्पी हो गई, क्विंगोग, क्या यह दीवारों पर दौड़ने, पानी पर फिसलने और घास पर उड़ने जैसा है? यान वेंकाई ने हंसते हुए कहा, यह उतना अतिरंजित नहीं है जितना आपने बताया है, लेकिन पर्याप्त गति के साथ यह बहुत दूर नहीं है। दाओ हुआ ने आश्चर्य दिखाया, वास्तव में ऐसा कोई कौशल है? मैंने इसे पहले क्यों नहीं देखा? यान वेंकाई ने हंसते हुए कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि आंतरिक मार्शल आर्ट में विशेषज्ञ दुर्लभ हैं। इसके अलावा हमें पहले कभी ऐसे विशेषज्ञों से मिलने का मौका नहीं मिला था। जब वे जिनलिंग गार्ड बन गए और गोपनीय मामलों को गुप्त रूप से निपटाने लगे, उसके बाद ही उन्हें धीरे धीरे ऐसे विशेषज्ञों का सामना करना पड़ा। दाओ हुआ ने फिर कहा, क्या आप सभी कई वर्षों से मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं कर रहे हैं? आपने अभी शुरुआत कैसे की? क्या यह कुछ ज्यादा ही अप्रभावी नहीं है? यान वेंकाई, बड़ी बहन, आप यह नहीं समझती हैं। आंतरिक मार्शल आर्ट का अभ्यास करने में समय लगता है और इसे रातों रात हासिल नहीं किया जा सकता है। जो लोग आंतरिक मार्शल आर्ट के विशेषज्ञ हैं, वे लगभग 40 या 50 वर्ष से अधिक उम्र के हैं। हम अभी तक बड़े भी नहीं हुए हैं, हम उनके साथ तुलना कैसे कर सकते हैं? दाओ हुआ को संदेह हुआ, मुझे इस पर विश्वास नहीं है। क्या वास्तव में कोई युवा आंतरिक मार्शल आर्ट मास्टर नहीं है? क्या ऐसा हो सकता है कि आपके पास प्रतिभा की कमी है? अपनी ही बहन द्वारा तुच्छ समझे जाने के कारण यान वेंकाई अब और बात नहीं करना चाहता था। जियो येयांग ने कहा, वास्तव में आंतरिक मार्शल आर्ट के युवा स्वामी हैं, लेकिन वे बेहद दुर्लभ हैं। यान वेंकाई ने आश्चर्य व्यक्त किया, वास्तव में? जियो येयांग ने सिर हिलाया, बेशक। कुछ लोग अत्यधिक प्रतिभाशाली होते हैं और छोटी उम्र से ही आंतरिक मार्शल आर्ट का अभ्यास करना शुरू कर देते हैं। जब तक वे हमारी उम्र तक पहुंचते हैं, तब तक वे 1 दशक से अधिक समय तक अभ्यास कर चुके होते हैं और उन्हें मुश्किल से मास्टर माना जा सकता है। बेशक, वे जो कठिनाइयां सहते हैं वे हमारी कल्पना से परे हैं। एक और तरीका है जिसके बारे में मैंने सुना है, वह यह है कि एक निश्चित दवा है जो 8 असाधारण मेरिडियन को खोलने में मदद कर सकती है। एक बार जब ये मेरिडियन खुल जाते हैं, तो आंतरिक मार्शल आर्ट विकसित करना बहुत आसान हो जाता है। यान वेंकाई ने तुरंत पूछा, कौन सी दवा? जियो येयांग, 8 मेरिडियन पिल, लेकिन इसे गढ़ना बहुत मुश्किल है। दाओ हुआ, क्यों? जियो येयांग, 8 मेरिडियन पिल बनाने के लिए आवश्यक जिंगमियाओ घास को ढूंढना बहुत कठिन है। ऐसा कहा जाता है कि जिंगमियाओ घास अपने बढ़ते वातावरण के बारे में बेहद संवेदनशील है। इसके सामान्य विकास को सुनिश्चित करने के लिए तापमान, आर्द्रता और मिट्टी के पोषक तत्वों को न तो बहुत अधिक और न ही बहुत कम होना चाहिए। मैंने अपने चाचा से सुना है कि जब वह एक बच्चे के रूप में आंतरिक मार्शल आर्ट का अभ्यास करना चाहते थे, तो मेरे नाना ने इसे खोजने के लिए लोगों को भेजा। दुर्भाग्य से अब तक उन्हें एक भी पौधा नहीं मिला है। दाओ हुआ ने अचानक पूछा, फिर क्या बीज है? जियो येयांग रुका, हम। दाओ हुआ ने दोहराया, क्या आपके पास बीज है? यदि आपके पास है, तो उन्हें मुझे सौंप दे। मैं जिंगमियाओ घास उगाने में आपकी मदद कर सकता हूँ। जियो येयांग को उत्सुकता से देखते हुए यान वेंकाई की आंखें चमक उठी।
वह अपनी बहन की सब्जियां और फूल लगाने की कुशलता को अच्छी तरह जानता था। जिंगमियाओ घास आखिरकार एक घास ही थी, अपनी बहन को इसे एक सब्जी के रूप में उगाने की अनुमति देने से एक मौका था कि वह वास्तव में इसे उगा सकती थी। एक बार जब 8 असाधारण मेरिडियन खुल गए तो उनके लिए आंतरिक मार्शल आर्ट विकसित करना बहुत आसान हो जाएगा। एक बार जब उनकी आंतरिक शक्ति बढ़ गई तो भविष्य में प्रतिकूलताओं का सामना करते समय उनके सुरक्षित उभरने की अधिक संभावना होगी। जिनलिंग गार्ड बनने और काम करना शुरू करने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि कुछ हत्यारों और हत्यारों की तुलना में उनकी मार्शल आर्ट पर्याप्त नहीं थी। अन्यथा उन्हें हर दूसरे दिन चोट नहीं लगती। जियो यांग ने अपना सिर हिलाया, मैं केवल वही दोहरा रहा हूं जो मैंने अपने चाचा से सुना था, मुझे बीज कहां से मिलेंगे। यह कहते हुए ऐसा लगा मानो उसे कुछ याद आ गया हो। उसने दाओहुआ की ओर देखते हुए कहा, क्या आप निश्चित हैं कि आप जिंगमियाओ घास उगा सकते हैं? दाओहुआ ने कोई बड़ा दावा नहीं किया, इसे आजमाएं क्यों नहीं। मैं रोपण में थोड़ा माहिर हूं। यदि आप इसे मुझे सौंपते हैं तो हमेशा एक मौका है ना? जियो यांग ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास कोई नहीं है, लेकिन हम किसी को उनकी तलाश करवा सकते हैं। दाओहुआ ने आगे कहा, मेरे गुरु के पास कई दुर्लभ जड़ी बूटियां हैं, मुझे आश्चर्य है कि क्या उनके पास जिंगमियाओ घास है। अगली बार जब मैं ताओहुआ गांव जाऊंगा तो मुझे उनसे पूछना होगा। क्विंगो, वह भी वास्तव में अभ्यास करना चाहती थी। एक्यूपंक्चर दिए जाने के बाद जियो यांग को भी नींद आ रही थी, लेकिन वह सोना नहीं चाहता था। वह पिछले आधे महीने से अंकल 8 प्रिंस के अनुयायियों की जांच कर रहा था और इतने लंबे समय से उसने दाओहुआ को नहीं देखा था। वह उससे और अधिक बात करना चाहता था। उसकी पलकें झपकती देख दाओहुआ ने झट से कहा, सोना है तो सो जाओ। यह सुनकर यान वेनकाई को भी नींद आ गई और वह उठ खड़ा हुआ। फिर मैं भी झपकी लेने जा रहा हूं। यह कहकर वह कमरे से बाहर चला गया। दाओहुआ ने जियो यान को अभी भी खुली आंखों से देखा, तुम सो क्यों नहीं रहे हो? जियो यांग ने आगे बढ़कर दाओहुआ का हाथ पकड़ लिया, मैं तुम्हें कुछ और देखना चाहता हूं। दाओहुआ ने उसकी ओर घूर कर देखा, ठीक है, जल्दी करो और सो जाओ। तुम्हारे और तीसरे भाई के शरीर में अभी भी सुइयां हैं, मैं इतनी जल्दी नहीं जाऊंगा। जियो यांग ने पुष्टि की, आप सचमुच नहीं जा रहे हैं? दाओहुआ ने सिर हिलाया, मैं वास्तव में नहीं जा रहा हूं। आपके जागने के बाद मैं वापस जाऊंगा। यह सुनकर जियो यांग ने अंततः आश्वस्त होकर अपनी आंखें बंद कर ली। दाओहुआ ने यह देखा और उसे कंबल से ढक दिया। फिर उसने दवा के डिब्बे की व्यवस्था करने का इरादा किया, लेकिन उसने पाया कि उसका हाथ जियो यांग ने कसकर पकड़ रखा था। उसका हाथ कसकर पकड़ लिया गया था और दाओहुआ हिल नहीं सकती थी, इसलिए वह केवल बिस्तर के पास बैठकर जियो यांग को देख सकती थी, समय समय पर उस पर और यान वेंताओ पर नजर रख सकती थी। यह देखकर कि वे दोनों गहरी नींद में सो रहे थे, उसने अपनी सतर्कता कम कर दी। गर्मियों में दोपहर अक्सर उनींदापन लाती है और पिछले कुछ दिनों से डैडी के जन्मदिन के लिए मैडम ली के किफायती उपहार की तैयारियों में व्यस्त होने के कारण दाओहुआ भी थक गया था। उसका तनाव कम हो गया और इससे पहले कि उसे पता चलता, उसे झपकी आने लगी। 1/4 घंटे बाद जियो यांग की आंखें अचानक खुल गईं। कुछ ही देर बाद कमरे के बाहर एक परछाई दिखाई दी। जियो यांग पलट गया और अचानक उठ बैठा। तभी उसने दाओहुआ को देखा, जो बिस्तर के किनारे पर हाथ बांधे सो गया था। उसकी आंखों में मुस्कुराहट का एक संकेत तैर गया। उसने बिना आवाज किए सावधानी से अपना हाथ छुड़ाया और बिस्तर से उठ गया। खिड़की के पास जाकर उसने धीमी आवाज में पूछा, क्या तुमने उस आदमी को पकड़ लिया? बाहर छिपे हुए गार्ड ने उत्तर दिया, मैं असफल हो गया हूं। साधु भाग गया है। हालांकि उसे मास्टर के ब्लड सील थ्रोट लॉक जहर से मारा गया है और उसका मरना निश्चित है। जियो यांग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, देखते रहो, मैं शव देखना चाहता हूं। साथ ही जो गुप्त पत्र उसने लिया है उसे भी वापस लेना होगा। भिक्षु रॉयल अंकल की 8 प्रिंसेस पार्टी में से एक था। उन्होंने जो गुप्त पत्र लिया था उसका उद्देश्य उनकी शाही महारानी को सूचित करना था, जिसमें 8 प्रिंसेस पार्टी के समर्थकों की एक सूची थी, जिसे सु परिवार की जांच के माध्यम से उजागर किया गया था। इसके अलावा भिक्षु वेंताओ और वेनकाई की पहचान जानता था। यदि जिनलिंग गार्ड के रूप में उनकी पहचान उजागर हो गई तो 8 प्रिंसेस पार्टी की भविष्य की गुप्त जांच और अधिक कठिन हो जाएगी। अंतिम बिंदु, सबसे महत्वपूर्ण, यह था कि यदि रॉयल अंकल को सिशान गांव की घटना में वेंटाओ और वेनकाई की भागीदारी के बारे में पता चला तो यान परिवार को 8 प्रिंसेस पार्टी से प्रतिशोध का सामना करना पड़ सकता है। वह दाओहुआ को कोई नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। हिडन गार्ड को आदेश मिला और वो तुरंत चला गया। जियो यांग वापस अपने बिस्तर की ओर मुड़ा और देखा कि दाओहुआ किनारे पर सोने के लिए असुविधाजनक स्थिति में पड़ा हुआ था।
इसलिए वह उसे बिस्तर तक ले जाने के इरादे से नीचे झुका। चूंकि उसके सीने में अभी भी चांदी की सुइयां थी, जियो येयांग की हरकतें कुछ अजीब थी। जैसे ही उसने दाओहुआ को उठाकर बिस्तर पर लिटाया, उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। दाओहुआ की उदास आंखों को देखते हुए जियो येयांग ने धीरे से पूछा, क्या मैंने तुम्हें जगाया? दाओहुआ अभी जाग रहा था, अभी भी थोड़ा चकित था। इस समय जियो येयांग ने उसे बिस्तर पर उठाने की स्थिति बनाए रखी। जब उसे इस बात का एहसास हुआ तो उसके दिमाग में अचानक से सवाल आया, तुम क्या कर रहे हो? जियो येयांग ने उसी स्थिति में जारी रखते हुए उसे बिस्तर पर लिटा दिया। मैंने तुम्हें किनारे पर सोते हुए देखा था और मैं तुम्हें आराम करने के लिए बिस्तर पर ले जाना चाहता था। एक बार बिस्तर पर रखे जाने के बाद दाओहुआ ने तुरंत बैठने की कोशिश की, लेकिन जियो येयांग अभी तक सीधा नहीं हुआ था। दाओहुआ आधे रास्ते तक चढ़ गया और उसने जियो येयांग के सीने में चांदी की सुइयों को देखा। उन्हें छूने से बचने के लिए उसे रुकना पड़ा। यह देखकर कि जियो येयांग अभी भी मुस्कुराहट के साथ उसकी ओर झुका हुआ है, दाओहुआ ने उससे नजरें मिलाए बिना अपना सिर घुमा लिया और कहा, एक तरफ हटो, यह मेरे लिए बहुत असुविधाजनक है। जियो येयांग मुस्कुराई, फिर सीधी हो गई और उसके बैठने के बाद उसके पास बैठ गई। दाओहुआ दूर चला गया, खासकर जब से वह इस समय भी शर्टलेस था। जियो येयांग मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। दाओहुआ ने एक पॉकेट घड़ी निकाली और जियो येयांग से कहने से पहले उस पर नजर डाली, एक्यूपंक्चर का समय करीब आ गया है। तुम लेट जाओ और मैं तुम्हारे लिए चांदी की सुइयां निकाल दूंगा। जियो येयांग ने सिर हिलाया और आज्ञाकारी ढंग से लेट गया, उसकी निगाहें पूरे समय दाओहुआ पर टिकी रहीं। दाओहुआ ने उसकी निगाहों को महसूस किया लेकिन ध्यान न देने का नाटक किया। वह बिस्तर के किनारे पर बैठ गई और सुइयां निकालने लगी। उसने एक हाथ से जियो येयांग की त्वचा को दबाया और दूसरे हाथ से सुई को धीरे से घुमाया, फिर धीरे से सुई को बाहर खींच लिया। बिस्तर पर लेटे हुए जियो येयांग ने दाओहुआ को करीब से देखा, उसकी ठंडी उंगलियों के हर स्पर्श से उसके दिल में झुनझुनी महसूस हो रही थी। दाओहुआ ने तुरंत सुइयां हटा दी और जल्द ही उन सभी को बाहर निकाल दिया गया। हो गया। आपको कुछ और सोना चाहिए, आप अभी ज्यादा नहीं सोए हैं। जैसे ही दाओहुआ उठने वाली थी, उसका हाथ जियो येयांग ने पकड़ लिया। दाओहुआ, क्या बात है? जियो येयांग ने दाओहुआ का हाथ पकड़कर कहा, थोड़ी देर और मेरे साथ रहो, है ना? दाओहुआ ने उसकी ओर घूरकर देखा, मुझे जाकर तीसरे भाई के लिए कुछ सुइयां निकालनी होंगी। इतना कहने के बाद उसने जबरदस्ती अपना हाथ पीछे खींचा, उठी और यान वेंताओ की ओर चल दी, जो सीढ़ी पर लेटा हुआ था। जियो येयांग ने अफसोस के भाव से अपने हाथ की ओर देखा। फिर वह करवट लेकर लेट गया और अपना सिर झुकाकर दाओहुआ को यान वेंटाओ से सुइयां हटाते हुए देखा। उसकी बढ़ती सुंदर छवि को देखते हुए अचानक उसने टिप्पणी की, दाओहुआ, मेरा जन्मदिन जल्द ही आ रहा है। दाओहुआ ने सुइयों को हटाने और ऊपर न देखने पर ध्यान केंद्रित करते हुए कहा, चिंता मत करो, मुझे याद है। मैं निश्चित रूप से तुम्हारे जन्मदिन के लिए सुअर के सिर का केक बनाऊंगा। जियो येयांग ने आह भरते हुए कहा, समय बहुत तेजी से उड़ता है, मैं पहले से ही 17 साल का हूं। दाओहुआ ने सिर हिलाया, क्या यह सच नहीं है? जियो येयांग ने आगे कहा, आप जल्द ही 14 वर्ष के हो जाएंगे और एक और वर्ष में आपका बालिग होने का समारोह होगा। दाओहुआ ने फिर सिर हिलाया, हाँ। जियो येयांग ने दाओहुआ की ओर देखा, मेरी उम्र में अगर मैं बीजिंग में होता तो अंकल सम्राट शायद पहले ही मेरी शादी तय कर चुके होते। अंत में प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए दाओहुआ ने जियो येयांग की ओर देखा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जियो येयांग, हम सब अब बड़े हो गए हैं, अब शादी के बारे में बात करने का समय आ गया है। दाओहुआ ने जियो येयांग पर एक नजर डाली, फिर यान वेंताओ से सुइयां निकालना जारी रखने के लिए अपनी नजर हटा ली। यह देखकर कि उसने कुछ नहीं कहा, जियो येयांग खड़े होने से खुद को नहीं रोक सका, तो तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है? दाओहुआ ने उस पर तिरछी नजर डाली, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? क्या मैं सम्राट को आपके लिए विवाह की व्यवस्था करने से रोक सकता हूं? जियो येयांग, मेरा मतलब यह नहीं है। मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि मैं बड़ी हो गई हूं। विद्वान अक्सर लड़कियों की तुलना नाजुक फूलों से करते हैं, है ना? अब मैं एक बड़ा पेड़ हूं जो नाजुक फूलों को आश्रय दे सकता है। दाओहुआ ने उसकी ओर देखा, तो क्या? जियो येयांग एक बार के लिए थोड़ा शर्मिंदा हुआ, पलटा और अपने तकिए के नीचे से एक टोकन निकाला। मुझे सीमा पर अपने आखिरी मिशन के लिए पुरस्कृत किया गया है, मुझे फिर से पदोन्नत किया गया है। जियो येयांग की आत्मविश्वास और दृढ़ दृष्टि को देखकर दाओहुआ मुस्कुराया, ठीक है, आपको बधाई। जियो येयांग ने कहा, आपके दो भाइयों को भी पदोन्नत किया गया है।
उनके महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए वे अब 5वीं रैंक के उच्च पदस्थ अधिकारी हैं। अपनी उपलब्धि पर गर्व करते हुए दाओ हुआ ने कहा, मेरे भाई सर्वश्रेष्ठ हैं। उसे इस तरह देखकर जियो येआन को कुछ नाराजगी महसूस हुई और उसने नाराजगी से कहा, जब मुझे पदोन्नत किया गया था तो आप उतना नहीं मुस्कुराते थे जितना अब मुस्कुराते हैं। दाओ हुआ ने उसकी ओर देखा, बेशक स्वाभाविक रूप से दोनों भाई करीब हैं। यह सुनकर जियो येआंग अब और शांत नहीं बैठ सका और सीधे बैठ गया, तुम्हारा क्या मतलब है, तुम्हारे दो भाई तुम्हारे दिल में मेरे मुकाबले ज्यादा करीब हैं। दाओ हुआ जियो येआन को सीधे अपनी ओर देखते हुए एक पल के लिए चुप हो गई। यह अलग है, तीसरा भाई और चौथा भाई परिवार की निकटता है। और आप? जियो येआंग ने तुरंत पूछा, मेरे बारे में क्या? दाओ हुआ, आप दोस्तों की घनिष्ठता है। जियो येआंग अवाक रह गया, तुम्हारे दिल में, क्या मैं सिर्फ एक दोस्त हूँ? एक्सक्लेमेशन क्वेश्चन मार्क। जियो येआंग दाओ हुआ के इस दावे से बहुत असंतुष्ट था कि वे केवल दोस्त थे, और उदास भाव के साथ बिस्तर पर बैठ गया, चुपचाप अपने हाथ में पहचान पदक के साथ खिलवाड़ कर रहा था। दाओ हुआ ने उसकी ओर देखा, यान वेंटाओ से आखिरी चांदी की सुई निकाली, दवा का डिब्बा पैक किया, और फिर उसे देखने के लिए उसके हाथ से पदक लेने के लिए खड़ा हो गया। यह देखकर कि यह पहले जैसा ही था, उसने आश्चर्य किया, क्या आपने नहीं कहा कि आपको पदोन्नत किया गया है? यह अभी भी एक अन्वेषक का पदक क्यों है? जियो येआंग ने दाओ हुआ की ओर देखा, मेरे शाही चाचा ने मुझे पदोन्नत करने का इरादा किया था, लेकिन मैंने मना कर दिया। दाओ हुआ और भी अधिक उत्सुक हो गया, क्यों मना कर दिया? आपने और अन्य लोगों ने उत्तरी सीमा पर हथियार पहुंचाने की अपनी यात्रा में इतना बड़ा जोखिम उठाया और यहां तक टाटर्स के ग्रैंड प्रिंस को भी पकड़ लिया। क्या सम्राट के लिए आपको पुरस्कृत करना सही नहीं है? जियो येआंग ने मंद मंद मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया, मुझे इतने ऊंचे पद की क्या जरूरत है? बढ़ी हुई जिम्मेदारियों के अलावा इससे कोई वास्तविक लाभ नहीं होता है। इसके अलावा मैं अभी भी बहुत छोटा हूं। कम उम्र में उच्च पद पर पहुंचना हर किसी के लिए अच्छा नहीं है। वैसे भी मुझे इसकी लालसा नहीं है। एक चौथी रैंक का अन्वेषक मेरे लिए बहुत अधिक दबाव के बिना अपना काम करने के लिए पर्याप्त है। दाओ हुआ ने हंसते हुए कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि सम्राट आपके बहुत बड़े समर्थक हैं, इसलिए आप इतना लापरवाह हो सकते हैं। अगर कोई और होता तो उन्हें इतनी ऊंचाई पर चढ़ने का मौका भी नहीं मिलता। जियो येआंग ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आपने नहीं कहा कि पुनर्जन्म भी एक तरह की ताकत है? मेरे पास यह ताकत है, इसलिए मुझे दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की जरूरत नहीं है। इतना कहने के बाद वह रुका, झिझका और दाओ हुआ की ओर देखा, फिर काफी देर बाद बोला, मैंने अपने शाही चाचा से कहा कि मैं अपने इनाम को एक एहसान के बदले बदलना चाहता हूं। मैंने उन्हें पहले ही बता दिया है कि मैं अपनी शादी के मामले खुद तय करना चाहता हूं। यह सुनकर दाओ हुआ अचंभित हो गया और धीरे से ओह बड़बड़ाने लगा। दाओ हुआ की मौन प्रतिक्रिया देखकर जियो येआंग बहुत संतुष्ट नहीं हुआ और उसने अपनी आवाज थोड़ी ऊंची की, मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं भविष्य में अपनी पत्नी खुद चुनूंगा, इसलिए आपको बेबुनियाद अनुमान लगाना और अनावश्यक रूप से चिंता करना बंद कर देना चाहिए। यह सुनकर दाओ हुआ क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। उसने जियो येआंग को घूरते हुए सोचा कि वह हमेशा उसकी चिंताओं और बेचैनी को समझता था। अपने मन की बात कहने के बाद जियो येआंग को अपने दिल की शर्मिंदगी महसूस हुई। दाओ हुआ को स्थिर खड़ा देखकर वह उसके करीब आया, आपने बचपन से ही हमेशा परिपक्व होने का दिखावा किया है। अब जब मैं कुछ जिम्मेदारियां ले सकता हूं, तो आपको बस घर में एक उचित युवा महिला बनना चाहिए और बाहर सब कुछ मुझ पर छोड़ देना चाहिए। दाओ हुआ उसमें से बाहर निकला और उस पर तिरछी नजर डाली, देखो तुम दिखावा कर रहे हो। जियो येआंग ने भौहें चढ़ाई, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? जवाब देने के बजाय दाओ हुआ ने वापस पूछा, तो क्या सम्राट सहमत हो गए हैं? जियो येआंग ने आत्मविश्वास दिखाया, मैं शाही परिवार के जीवित रहने के नियमों को आपसे बेहतर समझता हूं। बस अपना दिमाग शांत रखें। दाओ हुआ ने उसकी ओर तिरछी नजर से देखा, उसकी आंखें और भौहें हल्की फुल्की मुस्कान से भर गईं। यह देखकर जियो येआंग बहुत जोश में था। जैसे ही वह अपनी भावनाओं को फिर से व्यक्त करने के लिए दाओ हुआ का हाथ पकड़ने वाला था, यान वेंताओ जाग गया। दाओ हुआ, आप और येआंग किस बारे में बात कर रहे हैं? दाओ हुआ ने तेजी से जियो येआंग का हाथ छीन लिया और यान वेंताओ की ओर चला गया, जो पहले से ही बिस्तर पर बैठा था। तीसरे भाई, अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? जियो येआंग ने यान वेंताओ को नाराजगी से देखा। इस आदमी को इस विशेष क्षण में क्यों जागना पड़ा? यह सचमुच उसका दुर्भाग्य था। यान वेंताओ ने अपना शरीर घुमाया और दाओ हुआ की ओर मुस्कुराते हुए देखा, मुझे बहुत अधिक राहत महसूस हो रही है।
दाव हुआ, यह अच्छा है, अब से मैं तुम्हें हर दिन एक्यूपंक्चर दूंगा, जब तक कि तुम्हारी पीठ पर चोट पूरी तरह से खत्म न हो जाए। यह सुनकर जियो येयांग ने तुरंत कहा, जब आप उसे सुइयां देने जा रहे हो तो मेरे पास आना याद रखें, हो। यान वेंताओ, यह यहाँ क्यों होना चाहिए? क्या यह घर पर अधिक सुविधाजनक नहीं है? जियो येयांग, क्योंकि मुझे भी एक्यूपंक्चर की आवश्यकता है, हमारे लिए इसे एक साथ करना बेहतर है, जिससे दाव हुआ के लिए भी यह आसान हो जाएगा। दाव हुआ ने उस पर तिरछी नजर डाली और एक शब्द भी नहीं कहा। थोड़ी देर बाद यान वेनकाई भी जाग गए। दाव हुआ ने उसके घावों पर पट्टी बांधने में उसकी मदद की और फिर घर लौटने के लिए तैयार हुआ। वेन काई ने अपने चेहरे पर घाव की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं जिस तरह से देख रहा हूं, मैं वापस नहीं जाऊंगा। मैं परिवार की चिंता नहीं करना चाहता। बड़ी बहन, आज पिताजी का जन्मदिन है, कृपया मेरे लिए उन्हें प्रणाम करें। वेन ताओ ने कहा, और मैं। यदि वेन काई वापस नहीं आया, तो वह भी वापस नहीं जा सका, अन्यथा उसे कोई बहाना ढूंढना होगा। दाओ हुआ ने वेन काई की ओर सख्ती से देखते हुए अपना सिर हिलाया। चौथे भाई, तुम्हें फिर से आवेगपूर्ण कार्य नहीं करना चाहिए। अगर अगली बार ऐसा हुआ, तो मैं सिस्टर सू को लिखूंगा और उसे तुम्हारी देखभाल करने के लिए कहूंगा। वेन काई ने जल्दी से कहा, मत करो, शियू को चिंता मत करने दो। वह बहुत नाजुक है, क्या होगा अगर उसे नुकसान पहुंचाने का डर हो? दाओ हुआ ने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें डर है कि सिस्टर सू डर जाएगी, लेकिन मुझे डराने से नहीं डरती। हम्फ, ऐसा कहा जाता है कि लड़कियां बहिर्मुखी होती हैं, लेकिन जब लड़कों की बात आती है, तो वे भी कुछ कम नहीं होती हैं। वेन काई ने संकोचपूर्वक उसकी नाक को छुआ और कुछ नहीं कहा। दाओ हुआ ने तीन लोगों की ओर देखा। ठीक है, मैं अब वापस जा रहा हूं। वांग मैनमैन को दवा का डिब्बा लाने वाला देखकर जियो येयांग ने तुरंत कहा, चूंकि आप मेरे और वेन ताओ के लिए एक्यूपंक्चर करने के लिए कल वापस आ रहे हैं, तो दवा का डिब्बा यहीं मेरे पास छोड़ दें। दाओ हुआ ने जियो येयांग के शब्दों में कोई जाल नहीं देखा, एक पल के लिए सोचा और फिर सहमत हो गया। जब तक वह घर से बाहर नहीं निकली तब तक उसे याद नहीं आया कि उसने वास्तव में नहीं कहा था कि वह कल आएगी। यान निवास। जब दाओ हुआ लौटा, तो दोपहर हो चुकी थी। वह सीधे बुढ़िया के आंगन में गई। यह देखकर कि मैडम ली और बूढ़ी मैडम यान ने केवल उसकी ओर उदासीनता से देखा और कुछ नहीं पूछा, वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन अपने सबसे बड़े भाई को चुपचाप धन्यवाद दिया। वह नहीं जानती थी कि उसने अपने जाने के बारे में उन्हें कैसे समझाया, क्योंकि दोनों महिलाओं की कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। रात के खाने के बाद दाओ हुआ मेहमानों को विदा करने के लिए मैडम ली के पीछे पीछे गया, फिर आराम करने के लिए अपने आंगन में वापस चला गया। मैडम झू सी और मैडम झू फिर से यान निवास पर रुके। मैडम झू सी और झू कियुन की खुशी की तुलना में मैडम झू और उनकी बेटी का मूड कुछ जटिल था, खासकर अतिथि क्वार्टर के रास्ते में शुंगक्सिन कोर्टयार्ड से गुजरते हुए। लिन नियांगनियान को, जो जबरदस्ती आंगन तक सीमित कर दिया गया था और अब पहले की तरह उज्ज्वल नहीं था, को देखकर मैडम झू को बेहद भारी दिल महसूस हुआ। पुराने जमाने में लिन नियांगनियांग ने यान परिवार में इतना गौरव हासिल किया था, यहाँ तक कि वैद पत्नी मैडम ली पर भी भारी पड़ गया था। अन्यथा मैडम झू ने उनके साथ गठबंधन बनाने के लिए अपनी स्थिति कम नहीं की होती। फिर भी अब लिन नियांगनियान को रिहा होने से पहले पूरे 3 साल तक एक छोटे से आंगन में कैद रखा गया था, ऐसा सुना गया था। वास्तव में उपपत्नी होने का अंत शायद ही कभी अच्छा होता है। मैडम झू सी ने मैडम झू की आहें सुनकर शुंगक्सिन कोर्टयार्ड की ओर देखा। उसने यान परिवार के मामलों के बारे में पूछताछ की थी और स्वाभाविक रूप से वह लिन नियांगनियान के बारे में जानती थी। शांत स्वर में उसने कहा, यदि आप किसी और की उपपत्नी बन जाती हैं, तो आपको अपना स्थान बनाए रखना होगा। यदि आप हमेशा उन चीजों का लालच करते हैं जो आपकी नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से कोई अच्छा अंत नहीं होगा। मैडम ली पहले से ही काफी दयालु रही हैं। अन्य घरों में लिन नियांगनियांग जैसी उपपत्नी को इस तरह कैद करके संभवतः बहुत पहले ही मालकिन द्वारा किसी बहाने से मार डाला गया होगा। मैडम झू ने सिर हिलाया। वो स्वयं प्रभारी थी और अच्छी तरह जानती थी कि एक मालकिन के लिए एक अलोकप्रिय उपपत्नी को मारना कितना आसान है। इस बार मैडम झू सी और उनकी पार्टी यान निवास में 2 दिन अधिक रुकी, मुख्यतः क्योंकि सन परिवार रास्ते में किसी भी दुर्घटना के डर से झू कियुन और यान वेंजी की जन्म कुंडली को मिलान के लिए मंदिर ले गया था। मैडम झू सी ने परिणाम की प्रतीक्षा में यान निवास में रहने का फैसला किया। मठाधीश ने कहा कि बच्चों के चार्ट एकदम मेल खाते हैं। जैसे ही सन मंदिर से लौटी, वह उत्साह से ओल्ड मैडम यान और मैडम ली को मैच के बारे में सूचित करने के लिए ओल्ड मैडम के प्रांगण में गई।
मैडम झूसी, यह जानते हुए कि उनकी बेटी और यान परिवार के दूसरे बेटे के चार्ट अच्छी तरह से मेल खाते हैं, उन्होंने अपनी हथेलियां एक साथ रखी और बार बार अमिताभ बुदबुदाया। संभवतः मिलान चार्ट के कारण झू की उनके प्रति सन के रवैये में काफी सुधार हुआ। झूसी पार्टी द्वारा यान परिवार के साथ प्रस्ताव और सगाई के मामलों को निपटाने के बाद वे चले गए। यान वेंताओ के साथ यान परिवार में लौटने से पहले यान वेंकाई अपने चेहरे पर लगे घावों से काफी हद तक उबर चुके थे। हालांकि जब बूढ़ी मैडम यान और मैडम ली ने उसकी बांह को स्लिंग में देखा, तब भी उन्होंने चिंता में पूछा, तुम्हारी बांह को क्या हुआ? यान वेंकाई ने बिना किसी चिंता के उत्तर दिया, मैंने इसे बस थोड़ा सा टकराया है, कोई गंभीर बात नहीं है, यह जल्द ही ठीक हो जाएगा। फिर उसने जल्दी से विषय बदल दिया और मुस्कुराते हुए यान वेंजी के पास गया और उसके कंधे को थपथपाया। दूसरे भाई, मैंने सुना है कि आपकी सगाई हो गई है, बधाई हो। यान वेंताओ ने भी कहा, बधाई हो दूसरे भाई। यान वेंजी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, धन्यवाद। सन फैमिली ने बातचीत की कमान संभाली, वेंटाओ, जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। अब जब आपके दूसरे भाई की सगाई तय हो गई है, तो आप अगले होंगे। इन शब्दों पर सभी ने मुस्कुराते हुए यान वेंताओ की ओर देखा। उनकी निगाहों से शर्मिंदा होकर यान वेंताओ ने एक शर्मीली मुस्कान दी लेकिन कुछ नहीं कहा। बाद में बूढ़ी मैडम यान ने सभी के साथ झू परिवार की सगाई के बारे में चर्चा करना शुरू कर दिया। अपने दूसरे भाई की सगाई के बारे में अपने परिवार को खुश देखकर यान वेंताओ की निगाहें कुछ उदास हो गईं। इस सब के बीच में, जबकि कोई ध्यान नहीं दे रहा था, वह चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। दाओहुआ को पहले ही पता चल गया था कि उसके तीसरे भाई के साथ कुछ गड़बड़ है। उसे जाते हुए देखकर उसने तेजी से उसका पीछा करने से पहले एक पल के लिए सोचा, लेकिन कमरे से बाहर निकलने पर उसने पाया कि उसका तीसरा भाई और सबसे बड़ा भाई आंगन के प्रवेश द्वार पर खड़े थे। सबसे बड़े भाई, आप भाई झो के संपर्क में हैं, क्या आपने बीजिंग आने के बाद से झो आंटी की स्थिति के बारे में कुछ सुना है? यान वेंशियू ने यान वेंताओ की ओर देखा, यह जानते हुए कि वह अभी भी झो जिंगवान को जाने देने में असमर्थ है, और उसने आह भरते हुए कहा, वेंताओ, अपने सबसे बड़े भाई की बात सुनो, मिस झो के बारे में भूल जाओ। यान वेंताओ, जो इतनी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं था, अंततः अपना पहचान चिन्ह निकालने से पहले काफी समय तक चुप रहा। सबसे बड़े भाई, क्या आप मेरे लिए भाई झो को बता सकते हैं कि मैं अब 5वीं रैंक के हजारों परिवारों में हूँ, मैं जिंगवान को एक अच्छा भविष्य दे सकता हूँ। यान वेंशियू ने यान वेंताओ के हाथ में पहचान चिन्ह को देखा, उसकी अभिव्यक्ति भावना से भरी थी। उनकी और कई अन्य लोगों की नजर में यान वेंताओ, जो वयस्क होने से पहले ही 1000 परिवारों का सदस्य बन गया था, निश्चित रूप से उत्कृष्ट था, लेकिन जो परिवार की नजर में 1000 परिवारों का कोई महत्व नहीं था। यान वेंशियू ने टोकन लिया और व्यक्तिगत रूप से इसे यान वेंताओ की कमर के चारों ओर बांध दिया। मिस झो की सगाई हो गई है, वेंताओ, उससे भूल जाओ। इन शब्दों के साथ यान वेंताओ न केवल स्तब्ध खड़ा रह गया, मानो पत्थर में बदल गया हो, बल्कि दाओहुआ, जो अभी अभी वहां से गुजरा था, ने भी अविश्वास की अभिव्यक्ति दिखाई। दाओहुआ जल्दी से पास आया और यान वेंशियू से पूछा, सबसे बड़े भाई, क्या जिंगवान की वास्तव में सगाई हो गई है? अपने भाई बहनों की ओर देखते हुए, जो सच्चाई को स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक थे, यान वेंशियू ने सकारात्मक रूप से सिर हिलाया। चेंगे ने मुझे इसके बारे में लिखा। यदि आप इस पर विश्वास नहीं करते हैं, तो मेरे पास अभी भी चेंगे का हस्तलिखित पत्र है। दाओहुआ ने अपनी भौहें सिकोड़ ली, यह इतना तेज कैसे हो सकता है? जिंगवान केवल कुछ महीनों के लिए बीजिंग में है। यान वेंशियू ने यान वेंताओ की ओर देखा और अपना दिल मजबूत किया। हम केवल यह कह सकते हैं कि पूरा झो परिवार उस व्यक्ति से बहुत संतुष्ट है जिससे मिस झो शादी करने वाली है, अन्यथा वे इतनी जल्दी इसकी व्यवस्था नहीं करते। दाओहुआ, जिसके विचार उसके तीसरे भाई के साथ थे, यान वेंशियू के शब्दों के निहितार्थ को समझने में विफल रही और तुरंत कहा, अन्य लोग सहमत हो सकते हैं, लेकिन जिंगवान कभी सहमति नहीं देंगे। यान वेंताओ की आंखों की रोशनी अचानक फिर से चमकती देखकर यान वेंशियू मदद नहीं कर सका, लेकिन दाओहुआ पर कड़ी नजर डाली। यह महसूस करते हुए कि उसे इस समय अपने तीसरे भाई को झूठी आशा नहीं देनी चाहिए, और अपने सबसे बड़े भाई की ओर देखते हुए दाओहुआ ने अपना सिर झुका लिया और चुप हो गई। गलत बोलने वाली बड़ी बहन के रूप में यान वेंशियू को बड़े भाई की भूमिका में अपने तीसरे भाई के भावनात्मक संबंधों को तोड़ने के लिए बुरा आदमी बनना पड़ा। उन्होंने आह भरते हुए कहा, मिस झो शायद अपने चरित्र के साथ भी इच्छुक हैं, अगर वह सहमत नहीं होती तो सगाई शायद तय नहीं होती। उस छोटी लड़की के बारे में सोचकर, जो थर्ड ब्रदर कहकर उसका पीछा करती थी, यान वेंताओ का शरीर हिल गया और उसका दिल दर्द से भर गया।
उसने अपने दिल में पीड़ा को दबाने के लिए बहुत प्रयास किया, यान वेनशियू और दाओहुआ के सामने अपना संयम न खोने का प्रबंधन किया। सबसे बड़े भाई, दाओहुआ, मुझे कुछ काम करने हैं, मैं पहले वापस जाऊंगा। इतना कहकर वह तेजी से चला गया। यान वेंताओ की पीछे हटती आकृति को देखकर दाओहुआ ने चिंतित चेहरे के साथ अपनी चिंता व्यक्त की। तीसरा भाई बहुत अस्वस्थ लग रहा है, क्या कुछ गलत हो सकता है? यान वेनशियू, वेंताओ पहले से ही एक वयस्क है, वह इसका सामना कर सकता है। इतना कहने के बावजूद उसने फिर भी नौकर को अपने पीछे आने और उस पर नजर रखने का इशारा किया। दाओहुआ ने यान वेनशियू की ओर तिरस्कारपूर्ण दृष्टि से देखा। सबसे बड़े भाई, क्या आप अभी थोड़ा और चतुराई से नहीं बोल सकते थे? यान वेनशियू ने अपना सिर हिलाया। नहीं, यह व्यवहार कुशल होने के बारे में नहीं है। केवल झोउ परिवार की छोटी बहन के बारे में वेंताओ के विचारों को पूरी तरह से तोड़कर ही वह आगे बढ़ सकता है। दाओहुआ ने इस तर्क को समझा, लेकिन जिस दिशा में यान वेंताओ चला गया था, उसकी ओर देखते हुए वह गहरी आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। यान वेनशियू से अलग होने के बाद दाओहुआ अपने आंगन में लौट आई। झोउ जिंगवान की शादी के बारे में सोचते हुए उसने झोउ जिंगवान को एक पत्र लिखने के लिए अध्ययन कक्ष में जाने से पहले एक पल के लिए सोचा। उसने बहुत कुछ नहीं लिखा, न ही उसने यान वेंताओ का उल्लेख किया। उसने बस यह पूछा कि झोउ जिंगवान बीजिंग में कैसा कर रही है और क्या वह अन्य रोजमर्रा की छोटी मोटी बातों के साथ साथ झोंगझू वापस आएगी। पत्र भेजे जाने के बाद दाओहुआ डेस्क के सामने बैठ गया, सोच में डूबा हुआ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे ऐसा चाहते हैं या नहीं, जब लड़कियां बड़ी हो जाती हैं, तो शादी की बात एक अनिवार्यता है जिससे वे बच नहीं सकती। सुपरिवार जैसे परिवार हैं, जो अपनी बेटियों से प्यार करते हैं और उनकी खुशी के लिए भावी पति की स्थिति की आवश्यकताओं को थोड़ा कम करने को तैयार हैं। फिर झोउ परिवार जैसे परिवार भी हैं, जो केवल हितों के संतुलन पर विचार करते हैं। दाओहुआ झोउ जिंगवान के व्यक्तित्व को अच्छी तरह से जानता था। नाजुक और भोली दिखने के लिए पाले जाने के बावजूद दूसरों के लिए उसके दिल में प्रवेश करना आसान नहीं था, खासकर तब जब उसे स्पष्ट रूप से तीसरे भाई के प्रति स्नेह था। झोउ परिवार ने झोउ जिंगवान की शादी इतनी जल्दी तय कर दी थी, उन्होंने निश्चित रूप से उसकी पर्याप्त राय नहीं मांगी थी। झोउ जिंगवान की सगाई से यान वेंताओ का दिल पूरी तरह टूट गया था। पहले से ही अंतर्मुखी और मितभाषी, वह और भी अधिक उदासीन हो गया। पहले परिचितों से मिलते समय वह बातचीत के कुछ शब्द शुरू कर देता था, लेकिन अब अभिवादन के अलावा उसके पास कहने के लिए कोई अतिरिक्त शब्द नहीं था। इसके अलावा 1000 परिवारों के मुखिया के रूप में पदोन्नत होने के बाद उन्होंने अधिक लोगों का प्रबंधन किया और बढ़ती संख्या में मामलों को निपटाया। उसकी उग्र आभा दिन ब दिन घनी होती जा रही थी। जब भी यान वेंताओ बूढ़ी मैडम यान को सम्मान देने जाते थे, तो यान परिवार के सदस्य उन्हें देखकर अनजाने में पीछे हट जाते थे। इसकी मदद नहीं की जा सकी, वह जहां भी दिखाई देता, उसके आसपास का तापमान 1 या 2 डिग्री गिर जाता। अपने एक तरफा प्यार से यान वेंताओ के दिल के दर्द को शांत करने के लिए दाओहुआ ने उसके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने के तरीके ढूंढे। जिनलिंग गार्ड कार्यालय। यान वेंताओ को सुगंधित स्टू चिकन का आनंद लेते हुए देखकर जियो येयांग और यान वेनकाई दोनों स्पष्ट ईर्ष्या से देख रहे थे। इस बार यह साबित करने के लिए कि उसके सभी विचार उसके अपने तीसरे भाई के लिए थे, दाओहुआ ने जियो येयांग और यान वेनकाई के लिए एक भी अतिरिक्त हिस्सा नहीं बनाया। दोनों को अपने भोजन पर लार टपकाते देखकर यान वेंताओ को अपने भोजन से और भी अधिक संतुष्टि महसूस हुई। उनकी उदासी उनके संयमित भावों से कुछ हद तक कम हो गई, और इस समय दाओहुआ द्वारा उसे पहले स्थान पर रखने से वह भी प्रभावित हुआ। 7 दिनों तक यान वेंताओ को विशेष रूप से खानपान देने के बाद जियो येयांग और यान वेनकाई अब इसे सहन नहीं कर सके। जियो येयांग ने यान वेनकाई से कहा, वापस जाओ और अपनी बहन से कहो कि मेरा जन्मदिन परसों है और मैं चाहता हूं कि वो सिर्फ मेरे लिए ही भोजन बनाए, और मैं इसे आधे महीने के लिए चाहता हूं। यान वेनकाई ने घूरकर कहा, मेरे बारे में क्या? जियो येयांग को पता था कि अगर उसने इस आदमी को परेशान नहीं किया, तो वो निश्चित रूप से चीजों को गड़बड़ कर देगा, इसलिए उसने शांत होकर कहा, जब यह वितरित हो जाएगा तो मैं आपके साथ साझा करूंगा। निस्संदेह, वह कितना साझा करेगा, यह उसका निर्णय था। यान वेनकाई ने फिर संतुष्टि में सिर हिलाया। कौन जानता था कि जब वह यह बात दाओहुआ को बताएगा, तो वह जवाब देगी, जून के पहले दिन, मैं दाओहुआ गांव जा रही हूं और मेरे पास खाना बनाने का समय नहीं होगा। यान वेनकाई ने सोचा कि जियो येयांग यह सुनकर निराश हो जाएगा, लेकिन इसके बजाय उस आदमी ने कुछ नहीं कहा, उसके होंठ थोड़ा ऊपर की ओर मुड़ गए। द 29th of May को यान परिवार बुढ़िया के आंगन में रात्रि भोज के लिए एकत्र हुआ।
भोजन के दौरान मैडम सन ने कहा, मैंने सुना है कि श्रीमती गुओ इस वर्ष लिटिल प्रिंस का जन्मदिन मनाना चाहती हैं, लेकिन द 1 जून करीब है और उन्होंने अभी तक निमंत्रण नहीं भेजा है। क्या ऐसा हो सकता है कि श्रीमती गुओ बाहरी लोगों को आमंत्रित करने की योजना नहीं बना रही हैं और सिर्फ अपने परिवार और लिटिल प्रिंस के साथ भोजन करने का इरादा रखती हैं, और बस इतना ही? यान वेनकाई ने तुरंत उत्तर दिया, दूसरी चाची, आप गुओ परिवार के निमंत्रण का इंतजार करना बंद कर सकती हैं। जैसे ही श्रीमती गुओ ने यान के लिए जन्मदिन का भोज आयोजित करने का सुझाव दिया, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। मैडम सन हैरान दिखी, ऐसा क्यों है? श्रीमती गुओ के आने से पहले गवर्नर ने पहले से ही छोटे राजकुमार के लिए जन्मदिन की दावत की मेजबानी की थी। अब जब घर की महिला आ गई है, तो वे एक आयोजन क्यों नहीं करेंगे? मैडम ली ने उदासीनता से कहा, यह और क्या हो सकता है, यह घोटाले से बचने के लिए है। यदि श्रीमती गुओ मिस गुओ को साथ नहीं लाती, तो एक चाची द्वारा अपने भतीजे का जन्मदिन मनाने में कुछ भी गलत नहीं होता। लेकिन मिस गुओ की उपस्थिति के साथ गुप्त उद्देश्यों वाले लोग स्थिति की गलत व्याख्या कर सकते हैं, जिससे इसे समझाना मुश्किल हो जाएगा। यान वेनकाई ने सिर हिलाया, बिल्कुल। जब जियांग परिवार झोंकझू आया, तो येयांग कुछ दिनों के लिए मदद के लिए गया और एजेंडा वाले कुछ लोगों ने बचपन की प्रेमिकाओं के बारे में अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया। आज तक येयांग अभी भी इसके बारे में बहुत गुस्से में है और दावा करता है कि जियांग परिवार ने उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया है। मैडम ली ने हंसते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि लिटिल प्रिंस कोई ऐसा व्यक्ति था जो अपनी प्रतिष्ठा की इतनी परवाह करता था। यान वेनकाई, ऐसी कुछ चीजें हैं जिनकी येयांग को परवाह नहीं है, लेकिन वह वास्तव में युवा महिलाओं के साथ जुड़ना पसंद नहीं करता है। वह कहता है कि जैसे ही किसी अन्य लड़की के साथ कोई उलझाव होता है, उसका कोई अच्छा अंत नहीं होगा। यह सुनकर बूढ़ी महिला यान की दिलचस्पी बढ़ गई, उसका अंत अच्छा कैसे होगा? यान वेनकाई ने कंधे उचकाए, उन्होंने नहीं कहा। यान वेंताओ ने दाओहुआ पर नजर डाली, जो खुशी से अपनी पसली कुतर रहा था। अपराधी जो यान को खाने के लिए अच्छा फल देगा वह यही था। यान वेंताओ को अपनी ओर देखते हुए देखकर दाओहुआ मुस्कुराया और उसके लिए एक चिकन ड्रमस्टिक उठाया। अपने कटोरे में ड्रमस्टिक को देखते हुए यान वेंताओ ने प्रभावी ढंग से दाओहुआ को बचाते हुए अपनी निगाहें हटा ली। मैडम ली, चूंकि श्रीमती गुओ भोज की मेजबानी नहीं कर रही हैं, इसलिए द 1 जून को हम हमेशा की तरह भोज का आयोजन करेंगे। मैडम सन ने हंसते हुए कहा, इसके बारे में बोलते हुए, श्रीमती गुओ लगभग 2 महीने से निंगमैन प्रांत में है, और अभी तक हमने लिटिल प्रिंस को उनसे मिलने नहीं देखा है ना? यान वेनकाई ने उत्तर दिया, मुझे लगता है कि येयांग श्रीमती गुओ को उतना पसंद नहीं करता है। एक बार जब श्रीमती गुओ ने येयांग को आने के लिए आमंत्रित करने के लिए किसी को भेजा, तो उसने व्यस्त होने का बहाना बनाकर मना कर दिया। मैडम ली ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, यह मेरे लिए खबर है। लिटिल प्रिंस के गवर्नर के साथ अच्छे संबंध हैं। यान वेनकाई ने हंसते हुए कहा, चाचा के साथ अच्छे संबंध होने का मतलब यह नहीं है कि उसे चाची के साथ भी अच्छा रिश्ता रहेगा। दाओहुआ बड़े उत्साह के साथ अपने भोजन का आनंद लेते हुए चुपचाप सभी की बातें सुन रही थी। जियो येयांग को मिस गुओ के साथ विवाद से बचने की आवश्यकता के बारे में पता था, जो अच्छा था। ऐसा लग रहा था कि इस साल उनके जन्मदिन के केक पर सुअर का सिर थोड़ा बड़ा बनाया जा सकता है। द 1 जून को सुबह सुबह दाओहुआ उस जन्मदिन के केक के साथ ताओहुआ गांव के लिए गाड़ी में चढ़ गई, जिसे उसने एक रात पहले तैयार किया था। शहर के फाटक से बाहर निकलते ही गाड़ी गोदी की ओर तेजी से बढ़ी। हालांकि यात्रा के आधे रास्ते में शिकारी कुत्ता जियाओ की अचानक गाड़ी से कूद गया और आधिकारिक सड़क के किनारे जंगल की ओर भाग गया। बी शी ने डॉग जियाओकी का पीछा करने से पहले जल्दी से दाओहुआ को सूचित किया। दाओहुआ ने गाड़ी को रुकने का इशारा किया और अंदर बैठकर बीशी का इंतजार करने लगा। 1.25 घंटे के बाद बीशी और डॉग जियाओकी लौट आए। मिस, इसे देखो। बीशी ने दाओहुआ को कपड़े में लपेटा हुआ एक बंडल दिया। जियाओकी ने इसे गंदगी के ढेर से खोदा। बंडल प्राप्त करने के बाद दाओहुआ ने बीशी को गाड़ी पर चढ़ने का संकेत दिया, और गाड़ी के फिर से चलने के बाद ही उसने बंडल को खोला। बंडल के अंदर कागज का एक मुड़ा हुआ टुकड़ा और भेड़ की खाल का एक टुकड़ा था। कागज पर लिखावट जल्दबाजी में और कमजोर थी, स्पष्ट रूप से किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा हड़बड़ी में लिखा गया था जो गंभीर रूप से घायल हो गया होगा। कागज पर नजर डालने के बाद दाओहुआ ने अपना ध्यान भेड़ की खाल के स्क्रॉल पर केंद्रित किया। कोई अन्य स्पष्टीकरण नहीं था। चर्मपत्र छोटी छोटी आकृतियों के चित्रों से भरा हुआ था, कुछ बैठे हुए, कुछ खड़े हुए, कुछ अपने हाथ फैलाए हुए। टेलीविजन देखने के अपने अनगिनत अनुभवों के साथ दाओहुआ ने एक नज़र में पहचान लिया कि यह एक मार्शल आर्ट मैनुअल था।
दाओ हुआ ने अचानक बीशी की ओर देखा। जियाओ की द्वारा इसे खोदने के बाद क्या आपने दृश्य को साफ किया? मार्शल आर्ट मैनुअल और पत्र दोनों शामिल होने के कारण दाओ हुआ इस मामले को गंभीरता से लेने से खुद को रोक नहीं सका। उसे डर था कि इससे अनावश्यक परेशानी हो सकती है। बीशी ने सिर हिलाया। मैंने गड्ढे को उसकी मूल स्थिति में बहाल कर दिया है। किसी को कुछ भी असामान्य नजर नहीं आएगा। साथ शिकारी कुत्तों को प्रशिक्षित करते समय बीशी ने भी एक या दो चीजें सीखी थी और जानते थे कि इस तरह की स्थितियों में घटनास्थल पर सभी निशान मिटाना महत्वपूर्ण था। दाओ हुआ का मन शांत हो गया, लेकिन फिर वह फिर से हैरान हो गई। जियाओकी को कैसे पता चला कि जंगल में कुछ दबा हुआ है? कुछ ही देर में वे गोदी पर पहुंच गए। दाओ हुआ, वांग मनमन और अन्य 7 शिकारी कुत्तों के साथ नाव पर चढ़े। जैसे ही वह नाव पर चढ़ने का आदेश दे रही थी, किनारे से आश्चर्य की चीख सुनाई दी। हे भगवान, वहां एक व्यक्ति उड़ रहा है। नहीं, 2 हैं। दाओ हुआ केबिन से बाहर निकला और देखा कि कुछ ही दूरी पर 2 लोग लड़ रहे थे। एक सफेद वस्त्र पहने हुए व्यक्ति था, दूसरा साधु था। दोनों का मार्शल आर्ट कौशल बहुत अच्छा था। वे बीच हवा में वार कर रहे थे। हालांकि भिक्षु का स्पष्ट रूप से सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति से कोई मुकाबला नहीं था। जैसे ही वे नदी तट की ओर लड़े, सफेद कपड़े पहने व्यक्ति ने साधु को लात मारकर नदी में गिरा दिया। बाद में सफेद कपड़े पहने व्यक्ति ने पानी की सतह को कुछ बार हल्के से थपथपाया और फिर नदी के विपरीत दिशा में उड़ गया। यह दृश्य देखकर दाओ हुआ की आंखें चौड़ी हो गईं। किसी को पता होना चाहिए, गोदी के पास नदी की चौड़ाई कम से कम 100 मीटर थी। दाओ हुआ ने जोर से कहा, यह आंतरिक मार्शल आर्टिस्ट ब्रदर 4 का उल्लेख होना चाहिए। अचानक दाओ हुआ की आंखों में एक चमक आ गई। एक साधु, क्या यह वही हो सकता है जिसने जियो येयांग और मेरे दूसरे और तीसरे भाई को घायल किया हो? दाओ हुआ ने तुरंत उस ओर देखा जहां साधु नदी में गिरा था। उस समय कुछ छोटी लहरों को छोड़कर नदी शांत थी। मर गया। बीशी ने सिर हिलाया। निश्चित रूप से मर गया। मैंने देखा कि सफेद कपड़े पहने एक आदमी के फोल्डिंग पंखे से एक ठंडी सुई उड़कर सीधे साधु के सीने में चली गई। दाओ हुआ आश्चर्यचकित होकर बोला, आपने वह देखा? बीशी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे दादाजी ने कहा था कि करतब दिखाने के लिए व्यक्ति के पास तेज आंखें और तेज हाथ होने चाहिए। मेरी दृष्टि सचमुच अच्छी है। दाओ हुआ ने उसके कंधे को थपथपाया। बहुत बढ़िया। चूंकि साधु निश्चित रूप से मर चुका था, इसलिए अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तभी सरकारी सिपाहियों का एक दल तेजी से उधर भागा। सैनिकों ने गोदी पर मौजूद लोगों से पूछताछ की और जब उन्हें पता चला कि साधु नदी में गिर गया है और सफेद कपड़े वाला व्यक्ति भाग गया है, तो वे चुपचाप पीछे हट गए। सैनिकों के चले जाने के बाद दाओ हुआ की नजर नदी के दूसरी ओर लौटी। उसे कुछ हद तक समझ में आया कि उसका चौथा भाई पहले भिक्षु का उल्लेख करते समय इतना उदास क्यों महसूस कर रहा था। उस आदमी के पास क्विंगो कौशल था। वह पानी पर तैर सकता था। यदि वे अभी भी पकड़ में नहीं आ सके तो संख्या में उनका लाभ किस काम का? 8 मेरिडियन गोली। जिंगम याओ ग्रास। यदि पहले दाओ हुआ इन दवाओं के प्रति उदासीन थी, तो अब उसने किसी और को क्विंगो प्रदर्शित करते देखा है। उसने वास्तव में उन्हें दिल से लगा लिया है।